नमस्कार। ओपनिंग के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मनीष। अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ रहेंगे और मेहमानों से जरा पता करने की कोशिश करेंगे कि आज बाजार के अंदर क्या करना चाहिए। कल का दिन काफ़ी सुखद था, काफ़ी बेहतर था। सोमवार के दिन अगर आपको इस तरह की शॉर्ट कवरिंग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। और कल मोटा मोटी आपका टारगेट भी अचीव हुए, एक नहीं बल्कि दो अचीव हुए। और आज भी उम्मीद करते हैं अगर आप इंडियन और स्वदेश के साथ हैं तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा मनीष। और हमने पूरी तैयारी कर ली है, आज मेहमानों से भी चर्चा की है, हमने खुद से भी अपने आप से डाटा निकाला हुआ है, तो सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन ठीक उससे पहले एक काम करते हैं, पहले 4 विंडो से सारे अहम ट्रिगर्स को समझ लेते हैं कि बाजार के अंदर आज अहम चीज़ें कौन कौन सी हैं। नए शिखर पर यूएस मार्केट पहुंच गया। देखिए, यूएस भले ही हमसे 5 गुना बड़ी इकोनॉमी हो, यूएस के अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन इस पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर, मैं बोलूँगा नवंबर, दिसंबर, जैन में, अगर आपका एक साथी सबसे ज़्यादा आपके साथ खड़ा रहा वो था यूएस मार्केट्स। यूएस मार्केट्स ने एफआईज के आने और जाते समय भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया। ये आपके लिए बहुत एक संजीवनी जैसा इन्होंने काम किया और ये भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है। हम भी अपने रिकॉर्ड स्तरों से अब बहुत दूर नहीं है अगर एक राउंड की और शॉर्ट कवरिंग आ गई तो। दूसरी बात, बजाज फाइनेंस, आईटीसी के नंबर आ गए हैं। ब्रोकरेज ने लक्ष्य में थोड़ी सी कटौती की है, तो एक बार जरा पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कमी रह गई। हालांकि आईटीसी के नंबर से ये उम्मीद भी थी कि ऐसे ही आएंगे, सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड नंबर होंगे, जो हमारे रिसर्चर्स ने भी आपको बताए थे। बजाज फाइनेंस के नंबर्स को क्रिटिकली आज चेक करना होगा कि किसका प्रभाव ज़्यादा है, असेट क्वालिटी ख़राब होने का या फिर बेहतर ग्रोथ आने का, ये जरा चेक करेंगे। दूसरा, एल&टी, बजाज फिनसर्व, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आ जाएं। कल हमने सृष्टि से पता भी किया था कि डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स में मार्जिन गिरेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। मार्जिन ज़्यादा हैवी हो जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं होगा। तो मेरे को लगता है एक मिक्स नंबर डॉक्टर रेड्डीज उतारेगा, आज इस पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा BLS ई सर्विसेज के IPO, ईपैक ड्यूरेबल की आज की लिस्टिंग, ये सब कुछ आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। तो ये मोटा मोटी 4 अहम पॉइंट्स हैं जो हम आपकी स्क्रीन पर रखना चाहते हैं। खबरों के लिहाज से कहीं ना कहीं आज का दिन बेहद अहम है। कई सारी खबरें हैं, उसका असर देखने को मिल सकता है डिम्पी। और सीधे तौर पे नतीजे भी डिम्पी जो है बजाज फाइनेंस, आईटीसी के नतीजे हैं, उसका असर देखने को मिलेगा। रिलायंस देखना पड़ेगा, रिलायंस कैसा परफॉर्म करा। जैसा कि कल आप चर्चा कर भी रहे थे तमाम स्टॉक्स को लेकर, रिलायंस जो है टारगेट भी कई सारे हिट हुए। अब ये देखना होगा कि यहाँ से अब ग्लोबल संकेत क्या देखने को मिलते हैं। चलते सीधे विश्वभवन के पास। विश्वभवन नमस्कार। जिस तरीके से एफएमसी की बैठक आज से शुरू होने वाली है, बड़ा ट्रिगर तो वही होने वाला बाजार के लिए। देखिए, कई सारे बड़े ट्रिगर है। हालांकि एफओएमसी की बैठक पर नजर इसलिए है, हालांकि बाजार इस बात को मानकर चल रहा है कि इस बार दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आगे की कमेंट्री क्या रहती है महंगाई को लेकर, ग्रोथ को लेकर, और दरों में कटौती कब होगी, मार्च में या मई तक इंतजार करना पड़ेगा। इस कमेंट्री पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर आएगी, तो कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। हालांकि इस बैठक में कुछ नहीं होगा, तो कल इस पर फैसला आ जाएगा। बाजार की अगर बात करें तो डाउ जोन्स और S&P 500 छठी बार ऐसा था जनवरी के महीने में जब रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई थी। लेकिन हालांकि नैस्डैक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। 1% से ज्यादा की तेजी दिखी, क्योंकि बॉन्ड डील में नरमी आई, उसका फायदा यहां पर मिला। बाजार यूएस में क्यों चल रहे हैं, 2 बड़ी वजह है। एक तो वहां के जो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो बेहतर आ रहे हैं, हमने जीडीपी के नंबर देखे पिछले हफ्ते, वो काफी बेहतर थे। और दूसरा जो बाजार चल रहा है वहां के अर्निंग्स को लेकर, ज्यादातर कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं। S&P 500 की अब तक जितने नतीजे आए हैं उन कंपनियों के, उसमें से 72% नतीजे बाजार के अनुमान से बेहतर है, वो सपोर्ट यहां पर कर रहे हैं। इस हफ्ते भी कई बड़े नतीजे हैं, बड़ी टेक कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट से लेकर मेटा, अमेजॉन जैसी कंपनियों के, एप्पल के नतीजे आने वाले हैं, वहां पर बाजार की नजर आएगी। लेकिन अब 2 चीजें यहां पर बाजार जरूर देखेगा, फेड की कमेंट्री क्या रहती है कल देर रात जब फैसला आएगा, और दूसरा बाजार यह देखेगा कि जॉब रिपोर्ट क्या रहती है। फ्राइडे को जो जॉब रिपोर्ट आएगी उसको लेकर काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो यह हफ्ता काफी अहम रहने वाला है। एशियन मार्केट की अगर बात करें तो ज्यादातर एशियाई बाजार आज तेज है। सिर्फ चिंता है हांगकांग और चाइना में। हांगकांग के बाजार इसलिए दबाव दिख रहे हैं कि हांगकांग के कोर्ट से एवरग्रांड, जो एक समय में चीन का सबसे बड़ा डेवलपर माना जाता था, उसको लेकर लिक्विडेशन के ऑर्डर आए हैं, उसको लेकर चिंता है। बाकी कहीं से कोई और चिंता नहीं दिख रही है। अन्य संकेत भी अच्छे दिख रहे हैं। कच्चा तेल जो कल तक तेज था, कल रात तक गिर गया था, 1% गिरा था, आज मामूली तेजी दिख रही है, $83 के नीचे है, जो टॉलरेंस लेवल के नीचे है। बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में भी नरमी है। तो कुल मिलाकर संकेत आज भी अच्छे दिख रहे हैं। संकेत काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं डिम्पी। सीधे तौर पे कल भी हमने देखा संकेत ठीक थे। अब ये दिख रहा है कि भारतीय बाजार एक तरह से जो ना अपने ट्रिगर पे चल रहे हैं। एफओएमसी की बैठक होने वाली है,
उसके नतीजे जब आएंगे 1 तारीख को आएंगे, उस दिन बजट भी है, उसका भी असर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि इसका असर देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए भारतीय बाजारों पे। मैं विश्वमन को बहुत गंभीर से सुन रहा था और मैंने कल भी इनको सुना, और कल मैंने इनके सुनने के बाद इनसे फिर पूछा भी कि क्या इस फेड की बैठक का कोई असर आएगा, तो उन्होंने बोला कि देखिए कुछ होने नहीं जा रहा है खास अभी तो, और इसलिए भी नहीं होने जा रहा है क्योंकि ये जो मामला है ना कटौती वगैरह सब कुछ का, ये शायद हो सकता है मार्च तक की डेट आए, तो अभी आपके पास पहला रिलीफ तो ये है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अभी भी ग्रोथ और इन्फ्लेशन, देखिए दोनों हमेशा ही सेंट्रल बैंक दो ही चीज़ों में फंसता है, फर्स्ट ग्रोथ और इन्फ्लेशन, वो वहाँ भी वही फंसे हुए हैं, तो अभी उससे जूझ रहे हैं। अभी कोई मेजर फैसला आ जाएगा जिससे कि मार्केट में उथल पुथल हो जाएगी, वो नहीं होने जा रहा। तो एक रूटीन एक्सरसाइज जैसा मैं फेड की बैठक को मानता हूँ, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स तो हमको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं। ये तो हो गया क्लियर, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया कि ग्लोबल मार्केट्स को मैं न्यूट्रल डाल रहा हूँ, ना बुलिश डाल रहा हूँ, ना बेरिश कर रहा हूँ। सीधे तौर पर तो ग्लोबल मार्केट को लेकर बहुत चिंता बिताने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एफएनओ के नंबर्स समझते हैं डिम्पी से, उससे पहले फटाफट आपको बताते हैं कि बाजार के लिए कुछ और क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो सकते हैं। एक तो जो है कि सबसे बड़ी बात की, चूंकि बजट का दिन है तो एक दिन बचा हुआ है, तो तमाम उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है जिसमें कि एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, वो एक ट्रिगर के तौर पर होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो संकेत दिख रहे हैं ना, इसमें ये लग रहा है कि अगर गैप अप खुलता है तो एक बड़ी खरीदारी करने से आपको बचनी चाहिए। इस बात की संभावना दिख रही है कि निफ्टी में जो बड़ी तेजी देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी जो डिम्पी बता भी रहे हैं लगातार, उसमें बड़ी तेजी नहीं आई है, तो हो सकता है कि वहाँ एक मजबूत कैचअप रैली देखने को मिले। एक जो थीम है एग्री थीम, जिसकी बात की जा रही है लगातार कि इस बार के बजट में इस थीम पे सबसे ज़्यादा सरकार का फोकस होगा, तो कल भी हमने देखा था इस थीम के जुड़े हुए तमाम स्टॉक, चाहे फर्टिलाइजर हो, इरिगेशन जैसे स्टॉक्स हो, वहाँ तेजी थी। आज भी उम्मीद है कि इन शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। पाइप से जुड़े स्टॉक्स जो होंगे वहाँ एक तेजी देखने को मिल सकते हैं। एक और थीम है जिसकी कल मैंने बात की थी, ऑटो नंबर से पहले, खासतौर पे जनवरी के ऑटो नंबर्स आएंगे, उससे पहले ऑटो स्टॉक्स पे हलचल देखने को मिल सकती है, और कल कमोबेश वो हलचल देखने को मिला था। तो ये एक लार्जर पिक्चर के तौर पे आप समझ सकते हैं कि आज बाजार में क्या होता हुआ दिख सकता है। अब बिना देरी किए डिम्पी समझते हैं। डिम्पी, कल वायदा बाजार की आपने बात की, कई सारे ट्रिगर्स बताए, अगर वो प्रोमो तैयार हो तो एक बार वो प्रोमो दिखा दीजिए, या डिस्कशन के बाद जरूर दिखा दीजिएगा कि लगातार हम लेवल की बात कर रहे थे। पहले प्रोमो देख लेते हैं। बजट से पहले अगर आपका 21,800 आ जाता है ना, तो बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट, बैठ जाओ, बजट के लिए वेट करो अभी आप। और बैंक निफ्टी में अगर बजट से पहले 45,500 और 46,000 दिखाता है, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट। अभी आप पूरा माल ना खरीदो, आपका टारगेट क्या होना चाहिए? 21,500, हो सकता है गैप के साथ मिल जाए, ये पार होगा तो 21,800 पे जाना, बस, इससे ज्यादा नहीं। 21,500 पहला टारगेट था, हाँ अचीव्ड। हाँ, अच्छा, मोहर लगा देता हूँ, मोहर लगवा दीजिए भले, सील बंद मोहर जो होता है ना पोस्ट ऑफिस में लगता है, एक बार लग गया तो फिर बिल्कुल बिल्कुल एक मोहर लगा दीजिए। टारगेट अचीव 21,500, अगला टारगेट 21,800। 21,800 के लिए बने रहना चाहिए और अपना ट्रेल करना चाहिए। 21,500 का टारगेट थे, अचीव हुए। आप देखो उसके बाद 45,500 लगाने के बाद करीब करीब 200 पॉइंट ऊपर से हल्का हुए। डिम्पी, जब निफ्टी में केवल 70-80 अंकों की तेजी थी तो मैंने कहा था क्या करना चाहिए। आपने कहा कि खरीदारी कीजिए, धीरे धीरे खरीदारी कीजिए। पहला तो आपने कहा था खुलते हैं 20% की खरीदारी कर लीजिए। उसके बाद हमने देखा एक बड़ी तेजी देखने को मिली, पहला टारगेट अचीव हुआ 21,500 का। फिर आपने कहा कि होल्ड कीजिए, एक स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए और 21,800 तक लेके जाइए। 21,750 का इसका आपने हाई बनते हुए देखा। तो कल तो आपके टारगेट अचीव हुए, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पहला सवाल मेरा यही है कि एफआईज डीआईज की होल्डिंग क्या है, उससे क्या संकेत देखने को मिला? देखिए कल हमने ना इसी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस हाई था, क्योंकि एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग सिर्फ 21% थी। देखिए मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया था कि अगर एफआईज लॉन्ग ज़्यादा नहीं करेंगे ना, शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो रही थी। तो कल मेरा सबसे, आपको बताऊं, मेरे पास कोई लेवल्स वगैरह नहीं था, मैंने बहुत अच्छे से नहीं उसको लेवल्स को मैं अलग तरीके से देखा। मैंने कल सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया ना, वो एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस को दिया था कि 21% थी। मेरे को पता था ये 15% से नीचे नहीं जाएंगे। अब आपके पास रूम कितना, चलो टूट भी जाता बाजार तो 100 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, 100 से, और मेरा रिस्क कितना, मेरा रिवॉर्ड कितना मिलता, 500 पॉइंट का मिलता। और कल हमने 350 पॉइंट हमको एक ही दिन में मिल गए, थैंक्स टू रिलायंस, थैंक्स टू ओएनजीसी, जिनकी वेटेज ने काम किया। तो कुल मिला के ये है कि जो एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग है करीब 24% के आसपास आ गई है, 3% बढ़ी है, अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये बेचेंगे नहीं माल, यही टिकेंगे। इसलिए बाजार के अंदर अब शॉर्ट करने के मौके धीरे धीरे खो देने चाहिए, लॉन्ग करने के मौके धीरे धीरे ढूंढने चाहिए। ये टिल बजट तक की कहानी है, बजट के बाद फिर बाद में बात करेंगे। और एक और चीज, मैं जब एफआईज के बारे में बोल रहा हूँ तो मैं डीआईज के बारे में बता दूं, इस तेजी में डीआईज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि डीआईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डीआईज के लॉन्ग पोजीशंस 38% अराउंड
राउंड अराउंड है वो एज इट इज ही है। जो गेम हो रहा है वो सिर्फ एफआईज और रिटेल के बीच में हो रहा है। तो सीधे तौर पे बाकी एफआईज ही सब कुछ कर रहे हैं और डिम्पी ने सीधे कहा कि खरीदारी के मौके ढूंढिए, बिकवाली के मौके ढूंढने की जरूरत नहीं है, कम से कम बजट तक। अब जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी, सबसे पहले यही, उनको आज फिर से गैप अप मिल रहा है, क्या करना चाहिए? उनका तो सेकंड डे गैप अप है और उनको जैकपॉट भी मिला। देखिए, आप रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड भी मिलेगा, रिस्क कम लोगे तो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। हमने 20 से 30% आपको माल भरवाया था और इसलिए भी दिलवाया था कि 20 से 30% ताकि आप उस चीज़ को कैरी कर पाओ। कल 21,500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगवाया, ये भी खुल्लम खुल्ला बोला कि आपका मन करता है तब प्रॉफिट बुक करो, लीव द मार्केट कर लो। लेकिन अगर आपने नहीं किया और आपका अपना कॉन्फिडेंस था तो 21,800 आएगा, आज वो गैप के साथ मिलेगा। आज 21,800 वाले जो शॉर्ट्स करके बैठे ना वो फंसेंगे, ये रास्ता खुल जाएगा 22,000 का। इसलिए जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है उनका स्टॉप लॉस अब 21,500 है, कमा के गए हैं, कमा के ही जाएंगे, आज गैप का भी फायदा उठाएंगे। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा 21,800 पहले 10, 15, 20, 25 मिनट के लिए टिका रहना चाहिए। अगर वो टिका रहता है तो फिर आप 22,000 का रास्ता खोलेगा, आप 22,000 तक भी सोच के जाइएगा। ये मेरा सिंपल सा मानना है। जिनके पास पोजीशंस हैं उनको 22,000 अपना लक्ष्य रखना चाहिए अब, और 21,500 पहला स्टॉप लॉस रखना चाहिए ट्रेल का। और अगर और उनको फायदा लग रहा है तो आज सुबह सुबह ही माल बेच दो, वापस बैठ जाओ घर पे, फिर देखेंगे। तो सीधे तौर पे नीचे का बेस मैं बताता हूँ 21,500 और ऊपर का 22,000 21,500। बस इस दोनों नंबर को याद रखिए। और इस बीच में एक और नंबर भी है 21,800। आपका मन करता है अब 21,800 के ऊपर बेचना है तो वो भी बेच सकते हो। 21,800 के ऊपर भी अगर आपको लगता है कि बेचना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, अच्छा मुनाफा हो चुका है, मुनाफा घर आना बहुत जरूरी है। बैंक निफ्टी में क्या करें जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर जिनकी कल पोजीशन है, कल उनको थोड़ी मायूसी हो रही थी। एक्चुअली क्या हो रहा था कि निफ्टी रिलायंस की हेल्प से काफी तेजी से ऊपर जा रहा था ड्यू टू वेटेज, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं चल रहा था। एक दूसरा पॉइंट, अगर आप एचडीएफसी को कल गौर से देखेंगे ना तो एचडीएफसी का कल डे हाई और डेज लो के आसपास जाके बंद हुआ है। उसने बैंक निफ्टी को गिरने तो नहीं दिया लेकिन चलने भी नहीं दिया। तो मेरा एक मानना है कि बैंक निफ्टी में ना अभी कैचअप रैली बाकी है। ये अंडर परफॉर्मर है एक्चुअली में, और ये आउट परफॉर्मर था गिरने में, यानी गिरा ज्यादा और चला कम है। तो इसके पास एक रूम है बहुत बड़ा चलने का। इसलिए जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है ना, जरूर होल्ड करके बैठे। मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, जरूर होल्ड करके बैठे हुए बैंक निफ्टी के अंदर। एक ट्रिगर आने दीजिए, ट्रिगर से ये ऐसा मजा करवाएगा, ऐसे रिटर्न देगा आपको, आप याद रखेंगे। लेकिन एक ही चीज का मैं ध्यान बता रहा हूं आपको, 45,000 के जैसे नीचे जाए ना, अपने मन और दिमाग को अच्छे से समझा लेना कि बैंक निफ्टी से भी थोड़ा दूरी बना लेंगे, जब आएगा तब आएगा। तो जिनके पास ही पोजीशंस पड़ी है होल्ड रखो। कल 45,500 बुक कर गया, अच्छी बात है। नहीं किया तो आज गैप मिल जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन 45,000 से नीचे आपको होल्ड नहीं करना फिलहाल के लिए। 46,000 का पहला टारगेट है। 45,000 के नीचे होल्ड नहीं करना, 46,000 के ऊपर पहला टारगेट है। एक कहावत है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैंने जब अपनी कमेंट्री शुरू में बताई तो मैंने कहा कि निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी में कैचअप रैली आ सकती है, और आपने कम वही बात कही। तो आपके साथ साथ थोड़ी बैंक निफ्टी में समझने की कोशिश करा। अरे नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, वो तो फंस गए जिन्होंने शॉर्ट कर दिया, कल भी फंसे, मौका ही नहीं दिया ना। लोगों को लगा 80 पॉइंट ऊपर या नीचे आएगा, आपने कहा कि शॉर्ट मत करना, आपने कहा मत करना, कई लोग शॉर्ट किए, फंसते चले गए। अब जिन्होंने निफ्टी में शॉर्ट किया है वो तो फंसे हुए हैं बेचारे। बैंक निफ्टी में जो शॉर्ट किया वो भी फंसा। हमने कल दो पॉइंट आपके सामने रखे थे कि जिन्होंने कल निफ्टी, पहले तो नॉट निफ्टी को और बैंक निफ्टी को हमने शॉर्ट करने से रुकवाया था, लेकिन फिर ये भी कहा था, मैं गलत नहीं हो सकता, मैंने ये भी कहा था कि जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस पड़ी हुई है वो भी अपने सौदे ना काटें। लेकिन उनको एक स्टॉप लॉस दिया था 21,500 का, कि 21,500 आएगा, अपने राउंड का एक स्टॉप लॉस काट लेना। 21,800 जिसका रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा, 21,800 भी रख लेना। तो आज मैं फिर से बोलूँगा 21,500 में पोजीशंस कट गया है, कोई चिंता की बात नहीं, हो सकता है आपको मौके मिले। कब मिलेंगे वो डाटा के बेसिस पर चेक करेंगे। 21,800 आपका दूसरा स्टॉप लॉस है, अगर आपने नहीं काटा, आज 21,800 गैप खुलता है, काट के फ्री होकर बैठ जाना आप भी। कई बार ऐसा होता है कि ट्रैप हो जाते हैं, और आप शॉर्ट्स वाले ऑलमोस्ट ट्रैप है। तो आपके जो पुराने जिनके पास शॉर्ट्स है 21,500 पे हमने सबको फ्री करवाया है, लेकिन अगर फिर भी कोई बना हुआ है तो 21,800 कटवा के अपना बाहर बैठ जाना। जब आपको मौका मिलेगा वापस से मिलेगा। आप बाजार से लड़िए ना, जो बाजार कह रहा है वैसा ही कीजिए और अपने आप को ओपन एंडेड रख दीजिए। निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक के अंदर देखिए पोजीशंस में ना कल शॉर्ट्स वालों का अभी भी कॉन्फिडेंस हाई है। मैं इसके पीछे ना एक वजह बताता हूँ मनीष जी क्यों है। आपने अगर ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट लेके आ सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, उसके अंदर लिखा हुआ है आपने 2-2 लाख के कॉन्ट्रैक्ट लेके अभी भी ओपन खड़े हुए हो। इसका मतलब यह है कि बाजार अभी भी काफी हैवी है। बाजार में ओपन पोजीशंस होने का मतलब होता है कि मंदी और तेजी दोनों आपस में खड़े हुए हैं और दोनों टकरा रहे हैं। कल जब तेजी आई ना, मंदी वालों का मन नहीं टूटा, अभी मंदी वालों का मन टूटेगा जब और लेवल आएंगे ऊपर। तो इसलिए अभी भी वो बने हुए हैं। बैंक निफ्टी जिनके पास शॉर्ट पड़ी हुई है अभी वो होल्ड करना चाहे तो करें,
अगर उनको ऐसा लगता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, 46,000 दिखने के बाद ना फिर आपको होल्ड नहीं करना, क्योंकि उसके बाद जो ट्रिगर होगा ना बैंक निफ्टी का, वो बहुत जोर का होगा। वो 2 ही दिन में 2,000 पॉइंट भी चला सकते हैं। तो इसलिए 46,000 आपका लास्ट पड़ाव है। इसका टूटने के बाद जिनके पास भी शॉर्ट है वो बाहर आ जाए। तो सीधे तौर पे आपने कई सारे लेवल्स बता दिए, मैं एक बार उसका समरी कर देता हूँ। निफ्टी में 21,500 जिन्होंने शॉर्ट किया उनके लिए वो स्टॉप लॉस है। वो तो कट गया कट गया। जिन्होंने नहीं काटा, कई लोग होते हैं जिद्दी ने कि नहीं काटेंगे, हाँ, तो गला कट जाएगा, हम तो नहीं काटेंगे। 21,800 पे कट जाएगा स्टॉप लॉस। 21,800 पे पक्का से आप काट दीजिए। बैंक निफ्टी में 46,000 के ऊपर जाता है तो पक्का से काट दीजिए। हाँ। जो तेजी वाले हैं वो 45,000 के नीचे जाते हैं, आप निकल जाइए, ठीक है। और ऊपर में जो है 22,000 का जिन्होंने कर रखा है, तेजी 22,000 का टारगेट लेकर चले, यही मोटा मोटी है। यही है। तो जब आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात होगी तो लगे हाथ एक शेयर बता दीजिए, कल तो आपने बताया नहीं। देखिए, शेयर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, मैंने डेरिवेटिव्स का ज़रा शेयर देख नहीं पाया, लेकिन मैं एक शेयर के बारे में ज़रूर दिखा देता हूँ। मेरी अगर स्क्रीन अगर आप दिखा पाएँ तो मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। एक शेयर है सुबेक्स, ठीक है। अगर आप उसका डेली चार्ट देखेंगे तो मैं थोड़ा स्क्रीन से वो दिखा देता हूँ। ये कैश का शेयर है, मैं आज थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको डेरिवेटिव का शेयर नहीं दे पाया। कैश का शेयर है, अगर आप मेरी स्क्रीन दिखाएं तो आपको क्लियर होगा। मैंने इस पर एक एवरेजेस ड्रॉ की हुए हैं 20 दिन के 50 दिन के, टिपिकली ब्रेकआउट हुआ है, स्ट्रॉन्ग शेयर है ये। मैं इसका एक काम करता हूँ, इसको जरा डेली से ना, इसको आपको जरा मैं वीकली कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब आप देखिए क्या स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है और ये शेयर चलने के लिए तैयार है। नीचे आप सिर्फ वॉल्यूम चेक कीजिए, मैं आपकी जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस समय, ये वाला वॉल्यूम पार्ट है। कोई आदमी धीरे 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 करके इस शेयर को एक्यूमुलेट कर रहा है सुबेक्स को। ये कैश का शेयर, मैं माफ़ी चाहूँगा फिर से कि मैं डेरिवेटिव का नहीं दे पाया, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये फ्यूचर्स, ये वॉल्यूम, ये सब का सब इंडिकेट कर रहा है कि शेयर के अंदर ज़बरदस्त मूव आ सकता है। मेरा अपना मानना है कि ये शेयर कम से कम 50 रुपये हो जाएगा। अभी 40 रुपये चल रहा है, 40-41 रुपये के आसपास है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो करीब आप 36 रुपये का रखें, बस इससे ज़्यादा भी ना रखें। तो 36 का स्टॉप लॉस, जाएंगे 3-4 रुपये और आएंगे कम से कम 10 से 12 रुपये। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का कर दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि ये शेयर आराम से चलेगा। और मैं एक और बता दूं, अगर एक गलती से 50 के ऊपर चला गया ना, फिर ये शेयर अपना नया हाई भी बना सकता है। ये हमारी तरफ से आज का शेयर है, बट ये कैश का शेयर है, बस ये डिस्क्लोजर है। आज कैश के शेयर को डिम्पी ने बताया, वैसे डिम्पी को ये पूरा भरोसा है, कल से फिर से एफएनओ के शेयर सब बताएंगे। हाँ, कल से फिर से एफएंड होंगे। आज मैं ढूंढ नहीं पाया, असल काम का प्रेशर भी ज़्यादा है, बजट के चक्कर में ना थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ गया है थोड़ा सा। और क्या है कि हमारी टीम भी लगातार डिम्पी पे ये कह रहे हैं कि नहीं आप एफएनओ के एक से बढ़ के और डेटा निकालिए, तो इसलिए भी काम था बढ़ गया है। अब चलिए अपने जानकारों के पास चलते हैं। सीधे तौर पर वैशाली पारिक हमारे साथ जुड़ी हैं, किरण जानी जुड़े हैं और सोनी पटनायक जुड़ी है। आप तीनों को मेरा नमस्कार। डिम्पी साथ में। सोनी, कल रिलायंस में क्या हो गया था? गुड मॉर्निंग मनीष जी, डिम्पी जैन, सारे दर्शकों को। जी डेफिनेटली आई थिंक रिलायंस हम लास्ट वीक से ही नोटिस कर रहे थे कि काफी अच्छे पोजीशंस के साथ बिल्ड हो रहा था धीरे धीरे, एंड वो ब्रेकआउट लेवल भी काफी अच्छे से एक सपोर्ट के तौर से उसने डिफेंड किया। तो आई थिंक वहीं पे वो एक ट्रिगर था और एक पॉइंट था कि शांति से बिना किसी को एक एक ट्रिगर देते हुए पोजीशंस बिल्ड करते हुए एंड एक दिन सडनली वो ऐसा एक मूव दिखा है। सो आई थिंक वही एक कैप्चर करने का मोमेंट था जो कि वेरी सक्सेसफुली लास्ट वीक हमने कैप्चर कर पाए थे 2700 कॉल के थ्रू, एंड कल भी हमने दिया था। सो आई थिंक दैट वाज जस्ट गुड, एंड अभी भी हम देखेंगे तो काफी अच्छा लॉन्ग बिल्ट पोजीशंस एंड वेरी हैवी डिलीवरी वॉल्यूम्स है। सो आई थिंक एक पोजिशनल टारगेट रिलायंस में 3100 तक नजर आ रहा है। सो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड पोजिशनल टारगेट के तौर से। सोनी, चूंकि कल हम लोग ना, मैं और डिम्पी भी लगातार बोले थे रिलायंस मुझे भी ठीक लग रहा है, बार बार ये पूछ रहे थे कि वाकई इतनी तेजी देखने को मिलेगी, और कल आपने कहा कि नहीं देखने को मिलेगी। अब आप दिखाते हैं कल की पूरी बातचीत हुई क्या थी, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि रिलायंस जैसे हेवी वेट स्टॉक्स पे कितनी जोरदार चर्चा हुई थी। सो रिलायंस आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। हल्की फुल्की का डिक्लाइन दिखता है टुवर्ड्स 2700 या 2690 के रेंज पे, और टारगेट्स वंस अगेन 2800 के लिए आप देख सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल्स में सुबह रिलायंस इंडस्ट्रीज था, आपने एक ही दिया था। ये शेयर 1% ऊपर है, 30 रुपये है। वैसे तो जो कॉल वाले उनका प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए क्या? इनफैक्ट यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है। सो 105 107 के रेंज तक भी जा सकता है ऑप्शंस। सो आई थिंक टारगेट आप इंक्रीज कर सकते हैं, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर दीजिए कॉस्ट के ऊपर। बहुत ही शानदार कॉल रही सोनी आपकी, और मैं इसके लिए बधाई दूंगा। ऑलरेडी आपकी 2700 वाली कॉल भी, और कल तो खैर फ्यूचर्स ने भी, मैंने आपसे बीच में रुक के ये पूछा भी था, उस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 30 रुपये का रेट होगा, लेकिन कल जब बंद हुआ तो 130 रुपये से ऊपर जाके बंद हुआ है। ये शेयर आप रिलायंस का देख लो, और ये कॉन्फिडेंस हमारे मेहमानों का मिलता है। और मैं बोलूँगा सिर्फ सोनी नहीं,
विशाली की ज़बरदस्त कॉल रही है। मेरे को विशाली आपकी कॉल ध्यान आती है गेल। आपको ध्यान है एक बार आपने मुझको गेल दिया था, आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन मैं आपकी कॉल्स को बहुत गंभीरता से सुनता हूँ और याद भी रखता हूँ। तो मेरे को याद है आज गेल के मैंने कल नंबर आ रहे थे ना, मैं आपको और श्रीकांत जी को याद कर रहा था कि आप दोनों ने क्या शानदार कॉल दी थी। और किरण की मैं आपको बता दूं, किरण सर आपको ध्यान है एक शेयर के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी जब आप कह रहे थे कि नहीं इसमें बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है और एक काफ़ी अच्छे से चलेगा, वो शेयर आपको ध्यान है? अगर आपको ध्यान नहीं तो मैं उस शेयर के बारे में बता सकता हूँ। वो था इन्फोसिस। जब हमारे इन्फोसिस को लेकर चर्चा और मैंने आपसे पता किया था कि कौन सी आईटी कंपनीज के बारे में हम ट्रेड लें, तो मैं अपने मेहमानों को ना कहे तहे दिल से नहीं, मैं हज़ार बार शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो इतनी मेहनत इतनी पढ़ाई करके आते हैं और उसके बाद वो एक निस्वार्थ भाव से आपके सामने शेयर्स रखने की कोशिश करते हैं। आप तो उनके क्लाइंट नहीं है ना, किरण जी का नहीं होगा कोई क्लाइंट, वैशाली का हो सकता है कोई क्लाइंट ना हो सकता है सोनी का भी कोई क्लाइंट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे अच्छे ट्रेड मिलेंगे। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस हाई है और मैं इसी हाई कॉन्फिडेंस के साथ आज की चर्चा को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वैशाली पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप मेरे को ज़रा सिर्फ ये बता दीजिए, जो हमने भी बात रखी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या फिर आपको लगता है कि इससे कुछ अलग आप सोच रहे हैं, इससे कुछ अलग दिखता है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ गुड यू। मॉर्निंग। एक्चुअली नहीं, कल ही हमको एक अच्छा सा एक रन अप मिल चुका है, तो आई वुड से अभी ये रन अप शुरू कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड हम हमारे प्रोजेक्टेड टारगेट्स अभी है 21,900 टू स्टार्ट विद, तो आई थिंक आजकल में ही मिल जाना चाहिए, बट इसके लिए अभी 21,600 के सपोर्ट के साथ हम चलेंगे। और ऑफ कोर्स जैसे कि आप बात कर रहे थे बैंक निफ्टी, एक अटेम्प्ट किया जरूर, बट क्लोजिंग थोड़ा वीक आया है, तो 45,500 के ऊपर सस्टेन करता है देन बैंक निफ्टी बिकम्स अ बाय, तो 46,000 46,200 के टारगेट के लिए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम ये ट्रेडिंग व्यू मेजर इंडेक्स में फॉर्म कर रहे हैं। बट नीडलेस टू से, जैसे आपने बताया, एनर्जी इंडेक्स बहुत ही बुलंद है। कल शुरुआत में ही पता चल गया था दैट एनर्जी इंडेक्स कंपेयर टू ऑल द अदर इंडाइसेस एक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो फोकस अभी भी कोल इंडिया, बीपीसीएल, ये सब में ज्यादा है। तो सीधे तौर पे बैंक निफ्टी अगर 45,500 के ऊपर जाता है तो और मजबूती देखने को मिल सकती है आज के ट्रेड में, और एनर्जी स्टॉक्स में अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। वैशाली, आपके तरफ से ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे आज के? तो एक तो मैंने बीपीसीएल का रिकमेंडेशन दिया है, जो ब्रेकआउट दिया है 488 के ऊपर, कल क्लोज भी अच्छा सा आया है। सो नाउ मैंने पहले भी ऐसा स्टॉक रेकमेंड किया है, तो मैं स्टॉप लॉस एलिवेट कर रही हूँ 470 पे, और ट्रेडिंग टारगेट रहेगा 520। और दूसरा मेरा एक पिक है वो एस्कॉर्ट्स, कल एक स्ट्रेंथ दिख रही थी, टेक्निकली क्वाइट वेल प्लेस्ड, सो आई एम लुकिंग एट इट 3040, आई मीन फिलहाल 3023 है, बट ज्यादा कन्विक्शन और भी आएगा, 3040 3050 को क्रॉस करता है, तो आई एम लुकिंग एट अ ट्रेडिंग टारगेट ऑफ 3130, और स्टॉप लॉस रहेगा 2980। ठीक है किरण, गुड मॉर्निंग सर, आपके शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कल भी हमने देखी थी और हमें लग रहा है कि अभी भी वो कंटिन्यू हो सकती है। सो आज हमारे दो पिक है वो दोनों मिड कैप की तरफ से। सो पहला है एलआईसी इंश्योरेंस। एलआईसी इंश्योरेंस का अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर जो उसका 900 880 का जो लेवल था उसको काफी अच्छी तरह से मेंटेन करके रखा हुआ है। ऊपर में 950 तक की रैली आने के बाद उसके जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करके वापस ये स्टॉक तैयारी कर रहे हैं नए टारगेट के लिए। तो एक शॉर्ट टर्म व्यू के साथ हम एलआईसी इंश्योरेंस बाई दे रहे हैं। 950 का हमारा टारगेट रहेगा, 900 का स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा जो है वो लॉजिस्टिक्स शेयर में से वीआरएल लॉजिस्टिक, यहाँ पे आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे सो कहीं ना कहीं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। साथ ही साथ आप इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो रिसेंटली जो करेक्शन आया था हायर लेवल से नीचे में 700 के आसपास अच्छा एक बेस बनाया है, वहां पे डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल रहा है। तो वीआरएल लॉजिस्टिक हमें ध्यान रखने चाहिए। 730 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 755 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 724 एज अ टारगेट एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो एलआईसी इंश्योरेंस एंड वीआरएल लॉजिस्टिक आज के हमारे दो प्रेफर्ड पिक हैं। सर वीआरएल लॉजिस्टिक हो गया और एक एलआईसी हो गया। एलआईसी हाउसिंग वाला नहीं, दूसरे वाला एलआईसी, हाँ, जो अभी लिस्ट हुआ नया, एलआईसी इंश्योरेंस के नाम से। किरण और ने आपको 2 ट्रेड दे दिए, विशाली ने आपको 2 ट्रेड दे दिए, अभी तक दोनों बाय बाय मिल रहे हैं आपको, यानी कि 400 दिए आपने नोट कर लिए होंगे। एक हमने आपके सामने रखा है कैश का, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के काम करें। और सोनी से अब जरा उनके ट्रेड भी पता कर लेते हैं ताकि आज की आपकी ओपनिंग की ट्रेड की सूची पूरी हो जाए। सोनी, आपके ट्रेड ओपनिंग के? जी, मेरा पहला बाई है भारत फोर्ज में। भारत फोर्ज में कल एक बहुत एग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस देखने को मिला है, प्लस डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी हाई है फॉर भारत फोर्ज।
सो टेक्निकली भी एक ब्रेकआउट के तौर से जहाँ पर आया है, तो आप भारत फोर्ज करंट लेवल पे भी ले सकते हैं, और हल्की से अगर डिप मिलती है टुवर्ड्स 1230 वहां तक भी आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए 1210 एंड टारगेट है 1300। दूसरा पिक है कॉनकॉर में। कॉनकॉर में भी कल एक सिमिलर काफी एग्रेसिव लॉन्ग बिल्डर पोजीशंस के साथ एक अच्छे सपोर्ट से 50 ईएमए के सपोर्ट से बाउंस करते हुए उसके ऊपर क्लोज दिया है। सो कॉन्कर का एक यहाँ पे है कि जितना लॉन्ग बिल्डर पोजीशन दिखाया है, आज फॉलो बाइंग उसमें कंटिन्यू हो सकता है। सो कॉन्कर आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। 820 स्टॉप लॉस के लिए मेंटेन कीजिए एंड टारगेट है 920। सो 920 एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार ही दे रहे हो। इनफैक्ट अगर 920 के ऊपर निकालता है तो वहां पे कॉन्कर में एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। सो एक्सटेंडेड टारगेट्स आपको दिख सकते हैं टुवर्ड्स 950 960 ऑल्सो, बट वो सेकंड फेज में रहेगा, इसलिए पहले फेज के अनुसार आप टारगेट 920 कर लीजिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो सोनी का ये कॉनकोर है ना, कंटेनर कॉर्पोरेशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग शेयर है। अगर मनीष जी, अगर आप मेरे से पूछते कि आप डेरिवेटिव का कौन सा सौदा देते, तो मैं कंटेनर कॉर्पोरेशन ही देता, क्योंकि कल हमने, शरद ने भी आपको एक खबर बताई थी, आपको ध्यान होगा कल खबर गर्म वाले सेगमेंट में, कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग इसके अंदर हो रही है। कल का पैटर्न देखें, इसके अंदर बहुत ही शानदार बना है। और ठीक बजट से पहले ना सरकारी कंपनीज को थोड़ा दूसरे तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें पॉलिसी इंपैक्ट बहुत आता है। अब आप ये सोच के देखो, अगर सरकार ने SEZ वाली कोई बात कर दी, या सरकार ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई बात कर दी, तो आपके पास एक ही कंपनी है। और एक और चीज़, ये कंटेनर कॉर्पोरेशन ना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन इस लिहाज से भी ठीक है, नया री-रेट का कैंडिडेट है। 1000 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। एक और जानकारी दे दूँ, कल ही मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट भी छापी है, और आपको यकीन नहीं होगा, उसका जो टारगेट रखा वो 990 ही रखा है, यानी कि 1000 रुपये के आसपास का। तो इसलिए कंटेनर कॉर्पोरेशन आज का सबसे नोटिसेबल शेयर हो सकता है। भारत फोर्ज, विशाली के BPCL, एस्कॉर्ट्स, LIC, VRL लॉजिस्टिक, ये सब के सब सौदे एक बार वापस से स्क्रीन पे घुमा दीजिए। अगर किसी से कोई मिस हो गया है तो वो अच्छे से नोट कर पाए। और एक कैश का शेयर हमारी तरफ से था, सुबेक्स का। कल से हम आपको फिर से डेरिवेटिव के सौदे देंगे। पूजा हमारे साथ जुड़ गई है, शायद अर्निंग्स के लिए जुड़ी है। बिल्कुल, नतीजों के कई सारे नतीजे आ चुके हैं, रिजल्ट चल रहे हैं, तो कौन से नतीजे अच्छे हैं, कौन से खराब आए हैं, कौन इनलाइन है, बताने के लिए हमारे साथ पूजा जुड़ चुकी है। पूजा, गुड मॉर्निंग। कौन से नतीजे? गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले निफ्टी के नतीजों से। जी बताइए। जी, तो निफ्टी के नतीजों से पहले शुरुआत कर लेते हैं। ITC के जो नंबर्स आए हैं वो कमज़ोर हैं। आए तो अनुमान के मुताबिक ही थी, मुनाफा अच्छा था, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो बड़ा मिस इस बार देखने को मिला है। 38.35% से घटकर जो मार्जिन के नंबर्स आए हैं वो 36.47 आए हैं। और वॉल्यूम ग्रोथ भी अनुमान से कमज़ोर देखने को मिली है, -1% के वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है इस बार। बजाज फाइनेंस के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, लेकिन एसेट क्वालिटी में थोड़ा कंसर्न था। ग्रॉस NPA और नेट NPA में हल्की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि अगर AUM की बात करें तो पिछले 16 तिमाहियों के मुकाबले इस बार काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है AUM में। इसके अलावा NTPC के नतीजे अनुमान से बेहतर। आय में 4% की गिरावट, लेकिन मुनाफा बढ़ा है 7% से। और मार्जिन भी 32.4% से घटकर 26.5% का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नतीजे अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं। तो ये तो बात हुई निफ्टी के बड़ी दिग्गज कंपनियों की। अब कुछ अन्य नतीजों पर नजर डालें तो मैरिको के नंबर्स कमज़ोर रहे हैं। आय में 2% की गिरावट दर्ज हुई है, और मुनाफा अगर देखेंगे तो 17% की बढ़त वहाँ पर दर्ज हुई है, लेकिन अनुमान से कम यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। इसके अलावा RR काबिल, यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर ही आए हैं। आय में 10% की बढ़त है, लेकिन मुनाफा सपाट है, और कामकाजी मुनाफे में भी 4% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। ये तो बात हुई कमज़ोर नतीजों की। कुछ मजबूत नतीजों पर नज़र डालें तो हेरिटेज फूड्स के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आय में 20% की बढ़त, मुनाफा करीब 90% से ज़्यादा बढ़ा है कंपनी का, और मार्जिन में 4.1% से बढ़कर 5.5% के मार्जिन के नंबर्स आए हैं। इसके अलावा वीनस पाइप के भी नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आय में 52% की ग्रोथ आई है। कामकाजी मुनाफा 122% से बढ़ा है कंपनी का, और मुनाफा भी देखेंगे तो 106% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। वॉल्यूम ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग है। तो ये दो नतीजे मजबूत आए हैं, और बाकी नतीजे भी हमने आपके सामने रखे। ठीक है, तो रिजल्ट्स आपने काफ़ी अच्छे से बता दी पूजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करेंगे सारे रिजल्ट्स को डिस्कस कर पाए, जहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी आज मूवमेंट मिलेगा। देखिए रिजल्ट्स में ना आपको गैप अप और गैप डाउन के बाद ये समझना होना ज़रूरी है कि उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए वही शेयर्स हम ज़्यादा फोकस लेके करते हैं। नंबर तो बहुत आए हैं, ठीक।
इसमें जो सबसे दो बड़े नंबर हैं, पहले मैं जरा एक बार आईटीसी पे आता हूँ। आईटीसी के नंबर एक बार आप दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, तो जरा दिखाइएगा वापस से आईटीसी के नंबर। ये बोले 11%। विशाली, मैं जरा आपके पास आ रहा हूँ। आईटीसी के नंबर रिसर्च बता रही है कि इनलाइन है। मैंने चेक किए तो मेरे को कई जगहों पर बहुत अच्छे और कई जगहों पर बहुत ख़राब दिखे। अगर आप कहेंगे तो मैं इसमें से 2-4 पॉइंट भी बता सकता हूँ कि मेरे को कहाँ पे आईटीसी के नंबर अच्छे और ख़राब दिखे। जैसे मार्जिन्स आए हैं करीब 36% के आसपास, ये गिरे हैं, 38 से 36% है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 37% होंगे, तो हल्का सा डिप है मार्जिन्स फ्रंट पे। एक और चीज़, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएं, जितना बाजार उम्मीद कर रहा था उससे थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट है। बाजार 5100 करोड़ रुपए के आसपास उम्मीद कर रहा था और नंबर आए हैं करीब 5600 करोड़ रुपए के आसपास। ये आप देख रहे हैं मुनाफा, तो मुनाफा उम्मीद से ज़्यादा है बट मार्जिन स्लाइटली ज़्यादा कट हो गया है, तो इसलिए नंबर मिक्स्ड हो गए। विशाली, आप स्ट्रक्चरली चेक करके बताएंगे आईटीसी क्या है? तो स्ट्रक्चरली एक्चुअली इट इज क्वाइट रेंज बाउंड और फिलहाल हम देखें कल एक क्लोजिंग थोड़ा वीक से आया है बट फाइनल सपोर्ट इज एट अराउंड 428। तो मेरे ख्याल से ये सपोर्ट रिस्पेक्ट हो सकता है और यहाँ से बाउंस आना चाहिए। तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी। अगर मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, फिलहाल एक वेल लोअर टॉप जरूर बना है बट 420 ओनली इज द फाइनल, 425 जो मैं बोल रही हूँ दैट इज द फाइनल सपोर्ट लेवल और यहाँ पे बाइंग के मौके बन सकते हैं थोड़े डिप में। बट अगर फेल होता है देन ऑफ कोर्स इट कॉल्स फॉर अ डाउन स्लाइड। सो फिलहाल मैं बाय रखूंगी फिर 425 के स्टॉप लॉस के साथ। 5 का स्टॉप लॉस है, तो विशाली इसमें हम टारगेट क्या रखें? अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो 425 का, तो पोजिशनल ट्रेड रहेगा 485 490 टू स्टार्ट विथ। ठीक है, डन। तो आप किसी को भी रिजल्ट्स अगर पढ़ने ज़रूर पढ़े, लेकिन उस पर एक जो टेक लेना है कि मार्केट के अंदर आईटीसी में आज क्या करें पोस्ट नंबर्स, तो आपके पास इसको स्विंग करवाने का भी समय है। जैसे बंद हुआ है कल 450 के आसपास का और वैशाली ने आपको स्टॉप लॉस दिया है 425 का, मैं मान सकता हूं कि 10 रुपये हो सकता है गैप के साथ भी खुले, ये गैप डाउन भी खुले, लेकिन उसके बाद आपका स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ज़रूर इस शेयर को नोटिस कीजिएगा। ऐसे जिसके भी नंबर आए ना, उसकी कोशिश कर रहे हैं हम आपके सामने इस तरह की प्लेट बनाएं ताकि आपको नंबर भी पता लगे और उसमें करना क्या है ये भी पता लग जाए। ठीक, तो ये आपके लिए हो गया। अब मेरे साथ गौरव जुड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, जरा गौरव से ना पहले जरा खबरों वाले शेयर्स पता कर लेते हैं, अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स हैं उनके पास, फिर हमें रिजल्ट्स, खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज सब कुछ आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते जाएंगे। गौरव, गुड मॉर्निंग, जरा बताएं खबरों वाले शेयर्स प्लीज़। जी गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है गेल इंडिया, जहाँ पे कंपनी के नतीजे तो अच्छे आए हैं और उसके अलावा अगर हम एबिटा की बात करें तो कहीं पे हमें 5500 करोड़ के ऊपर का एबिटा देखने को मिलने की आशंका है FY24 में। और उसके अलावा कंपनी ने एक लॉन्ग टर्म LNG कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ और इसीलिए ये कंपनी जो है वो ज़रूर हमारे फोकस में रहेगी। अगली अगर हम बात करें तो वो है सेंटेक रियल्टी, जहाँ पे कंपनी ने एक प्रीमियम लोकेशन जो कि है नेपियन सी एंड बैंड्रा बैंडस्टैंड, ये दो लोकेशंस पे अपना जो प्रोजेक्ट्स है वो चालू करने का चांसेस दिखाया है और इसका ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू जो है वो कहीं पे 3000 करोड़ के ऊपर रहने वाला है और इसीलिए ये स्टॉक भी कहीं पे हमारे फोकस में बना रहेगा। अगला अगर हम बात करें तो वो है टिप्स इंडस्ट्रीज, जहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 64.3 लाख शेयर्स का परचेस किया है और जिसका वैल्यू है 244 करोड़। अब ये जो स्टेक शेयर जो उन्होंने खरीदा है वो 5% स्टेक के मुताबिक हो सकता है और ये जो स्टेक सेल किया है वो प्रमोटर ने किया है और इसीलिए ये स्टॉक जो है वो हमारे फोकस में रहेगा। और IGL जो है वहाँ पे भी हमें कोई स्टॉक मूवमेंट देखने को मिल सकती है क्योंकि LIC ने अपना स्टेक बढ़ा के 7.3% जो पहले था उन्होंने अभी वो बढ़ा के 9.3% पे ले रखा है और इसीलिए IGL भी हमारे फोकस में रहेगा। और लास्टली अगर हम बात करें तो वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक, क्योंकि कहीं पे कंपनी जो है वो शॉर्टलिस्ट हुई है कमिश्नर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, जो कि महाराष्ट्र के लिए MRI और CT स्कैन का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो कंपनी है उसको शॉर्टलिस्ट करके रखा है और इसीलिए ये स्टॉक भी है वो कहीं पे फोकस में रहेगा क्योंकि रेवेन्यू के जो सोर्सेस है वो काफ़ी बढ़ने के काफ़ी चांसेस है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे आज के खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। एक काम करें, खबरों वाले शेयर से भी कुछ एक ट्रेड लेंगे, लेकिन पहले मैं जरा रिजल्ट्स वाले को कंप्लीट कर लूँ, उसमें कुछ नंबर्स अच्छे और ख़राब दोनों हैं। गौरव शुक्रिया। बजाज फाइनेंस के एक बार आप नंबर दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, और सोनी आप जरा बजाज फाइनेंस को ओपन कीजिएगा, उसका चार्ट वगैरह, बजाज फाइनेंस के नंबर्स दिखाइए। इसके अंदर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो ठीक है, लेकिन बजाज फाइनेंस के अंदर एक ही प्रॉब्लम है, कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि AU बैंक जैसा कुछ गड़बड़ ना हो। AU बैंक गड़बड़ जैसी मतलब कि उसके असेट क्वालिटी ठीक नहीं थी। इसके अगर आप प्रोविजनिंग देखेंगे ना तो बड़ी है, आप अभी प्रोविजनिंग वाला लेके आए थे ना, ये बड़ी है। ग्रॉस NPS बड़े हैं, नेट NPS बड़े हैं। अब कोई आदमी ये भी खड़ा होकर कह सकता है कि नहीं सर इसका बेस तो बड़ा है ना,
अभी बड़ी कंपनी होती जा रही है, हर क्वार्टर में और बड़ी और बड़ी और बड़ी, तो ये ग्रॉस एनपी और नेट एनपी, देखिए मार्केट को भी समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ की प्रॉब्लम है, मार्केट ना इस समय बिल्कुल मूड में नहीं है कि जिसके भी ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस बढ़ के आएंगे। आप असेट क्वालिटी को ठीक रखो, बिजनेस को थोड़ा कम बढ़ाओ, मार्केट का ये लाइन समझ में आता है। इसलिए कल एयू बैंक के नंबर्स सिर्फ असेट क्वालिटी की वजह से कल 10% पनिशमेंट देनी कॉस्ट ऑफ पड़ी। बोरिंग भी इनकी बहुत बढ़ रही है। हाँ वो चलो ठीक है, वो तो हम समझते हैं, वो सबकी बढ़ेगी क्योंकि कॉमन फैक्टर है वो तो। लेकिन आप जो अपनी कंपनी चलाते हो उसमें थोड़ा ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस इस समय बड़ा क्रिटिकल है मार्केट में, ये नहीं बढ़ना चाहिए। एक बार सोनी जरा चेक करके बताओ, ये शेयर मान लो अगर आज थोड़ा कमजोर खुलता है या थोड़ा फ्लैट खुलता है तो क्या करें, या फिर क्या करना चाहिए शेयर में? जी मेरे ख्याल से स्टॉक को अभी भी आप अवॉइड की लिस्ट में रखिए। मल्टीपल रेजिस्टेंस है। अगर हम रोल ओवर डेटा को समझेंगे तो इसमें शॉर्ट रोल ओवर्स बने हैं फ्रॉम जनवरी टू फरवरी सीरीज। टेक्निकली अगर मैं देखना चाहूँ तो बहुत रेजिस्टेंस है, एक 7300 के आसपास आप एक रेजिस्टेंस देख सकते हैं, देन अगेन 7400 पे। सो बहुत ज्यादा यहाँ पे कन्विक्शन है नहीं कि बाउंस कर सकता है। इनफैक्ट लोअर एंड में अगर ओपन होता है, जो कि एक लोअर एंड का टारगेट उसका एक 6900 टू 6800 के रेंज में बन रहा है, मेरे ख्याल से वो रेंज अगर आज टेस्ट होता है रिजल्ट के इम्पैक्ट के तौर से यहाँ पे अगर टेस्ट होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। क्लोजिंग देखिए आज के लिए, बहुत ही जल्दबाजी में स्टॉक में एंटर मत कीजिए बिकॉज आपको डिप मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप इसी लेवल पे एंटर कर दीजिए। थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, एक दिन इसको छोड़ दीजिए एंड देखिए कि अगर क्लोजिंग आफ्टर द जो भी आज वीकनेस दिख सकता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट इम्पैक्ट, उसके बाद 6900 के ऊपर क्लोज निकाल पाता है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए। अगर नहीं निकाल पाता है तो स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, वहां से और भी गिर सकता है टुवर्ड 6700। सो थोड़ा सा इसमें कॉशियसली मेंटेन कीजिए अपना स्ट्रैटेजीज, वेट कीजिए इसको एंड थोड़ा सा वॉच कीजिए अगर 6900 के ऊपर क्लोज आज देता है आफ्टर एनी गैप डाउन ओपनिंग। डन। तो हमने क्या किया कि दो बड़े नंबर्स आए थे, एक तो आईटीसी और दूसरा बजाज फाइनेंस, और दोनों बड़े नंबर्स पे मोटा मोटी आपको टिक दिलवा दिए। बजाज फाइनेंस पे वापस से स्टैंप लगाएं, वेट एंड वॉच, हाँ कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इसको अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। लेकिन आईटीसी के अंदर वैशाली ने आपको ट्रेड दिया है, इसमें 425 का एक स्टॉप लॉस है, 485 का टारगेट है, आप नोट कर ले। हम ना बहुत साफ सुथरे तरीके से आपके सामने बता रहे हैं कि ये नंबर्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इसका ट्रेड बनता है। इससे ज़्यादा शायद आपको चाहिए भी नहीं होगा कुछ, अगर वो चाहिए तो फिर आप रिपोर्ट पढ़ लें, आपको पूरे अच्छे से पता लग जाएगा। विनोद मोदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं अभी आपके पास लौटता हूँ, एक शेयर में को जरा किरण से जरा चेक कराना है, उसमें LIC ने स्टेक बढ़ाया है, वो IGL का शेयर है, जरा स्क्रीन पे लेके आइए। इस बार का रोल ओवर का डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और इस गैस के स्टॉक्स सभी चल रहे हैं, गेल के भी अच्छे नंबर आए हैं। IGL पे खबर यह है कि इसमें LIC ने अपना स्टेक 7.3% से बढ़ाकर 9.3% कर लिया, 2% सीधा स्टेक बढ़ाया है, शेयर चल भी रहा है। IGL पे एक बार किरण आपका रिकमेंडेशन, खबर अच्छी है, पॉजिटिव है? तो गैस वाले सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिसेंटली भी प्रॉफिट बुकिंग आया था, कहीं ना कहीं आईजीएल में भी सिमिलर पैटर्न था। उसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 425 का, वो ब्रेक करके नीचे में कहीं ना कहीं 380 तक के लो बनाए थे, जो उसका प्रीवियस एक पैनिक लो था। वहां से स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक एक रिकवरी मोड में हार्ड ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर है। वापस यहाँ पे हम 200 दिन का मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 20 दिन और 50 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। और कल हमने एक नीचे लोअर लेवल से एक रिकवरी भी देखी थी। तो कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक्स में 400 का लेवल होल्ड है या तो 405 का लेवल होल्ड है, आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छा एक बेट है। तो 400 का आप स्टॉप लॉस रखिए, कोई भी डिप आता है आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल ऊपर में आप 450 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही 450 का लेवल क्रॉस होता है उसके बाद एक अच्छी रैली आईजीएल में आ सकती है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए 400 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, डन। तो IGL पे आपको रिकमेंडेशन होगी, टारगेट स्टॉप लॉस किरण ने आपको बता दिया। हम कोशिश कर रहे हैं सभी के टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ आपके सामने लिख के भी देने, ताकि उसको आप अच्छे से नोट कर लें। विनोद मोदी आ गए हैं, तो जरा उनसे हम पता कर लेते हैं NTPC के नंबर्स के बारे में। जरा स्क्रीन पे NTPC के नंबर्स लेके आइए। तीसरी बड़ी कंपनी है जिस पे आज रिएक्शन आएगा। उसका पैट बढ़ा है करीब 7%, रेवेन्यू डाउन हुआ है करीब 4%, मार्जिन्स 32 से 26 हुए हैं और ये डाउन हुए हैं। ठीक है, तो एक बार जरा NTPC का नंबर स्क्रीन पे दिखाइएगा। विनोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। NTPC को आप कैसे देखते हैं सर? क्या एक बार के क्वार्टर नंबर से ये शेयर ऊपर नीचे हो सकता है क्या, या इसमें हमको स्ट्रक्चरली थीम रखनी चाहिए? पावर की डिमांड बहुत है सर देश में, आप जानते हो अच्छे से, और ये कोल बेस्ड पावर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है देश की। पहले सोया हुआ हाथी कहते थे, अब जागा हुआ हाथी कहते हैं इसको।
वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी एंड सारे पैनलिस्ट को। एनटीपीसी मुझे लगता है एक आध दो क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इन सब कंपनियों, एनर्जी स्पेसिफिक कंपनियों में जो व्यू बन रहा है, मुझे लगता है काफी स्ट्रक्चरल व्यू है और 3 से 4 साल का व्यू रखना चाहिए। और डेफिनेटली 3 से 4 साल में मुझे ये लगता है कि ये सब स्टॉक्स अच्छे खासे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के देंगे। एनटीपीसी खासकर ये स्टॉक फोकस में तब आया जब गवर्नमेंट ने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि जो थर्मल पावर जो है उसकी जो कैपेसिटी एडिशन है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। लगभग 80 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन फोरकास्ट किया जा रहा है आने वाले 4 से 5 सालों में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट थर्मल एनर्जी, इनके जो अलग जो सब्सिडरीज में जो क्रिएट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, जहाँ पे वो लिस्टिंग की काफी संभावना है आने वाले 1 आध सालों में, मुझे लगता है वहां पे भी वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। एट द सेम टाइम स्टॉक्स इतना चलने के बाद भी अगर ये स्टॉक का अगर मैं आज के बाद डिविडेंड यील्ड देखूं तो मुझे काफी रीजनेबल लगता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ठीक ठाक लगता है। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए और अगर पोजिशनल कॉल लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म, फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, एक पोजीशनल कॉल आपको यहाँ पे लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब। देखिए कुछ शेयर का ना नेचर होता है वो पीएमएस कैटेगरी के अंदर होते हैं, कुछ ट्रेडिंग होती है, कुछ के अंदर स्विंग का बड़ा बेनिफिट मिलता है। अब तो आप एनटीपीसी को ना एक पीएमएस का ही शेयर मानिए, इसको लिए एक बार के नंबर्स ना देखिए, इसलिए लॉन्ग टर्म बैठ है ये, हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय आपके लिए डलवा रहे हैं। हालांकि नंबर मेरे को बहुत एक्साइटिंग नहीं लगे, ठीक है नंबर, हमारी रिसर्च टीम ये कह रही है कि नंबर्स के हिसाब से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अबव एस्टिमेट है, ये ऑलरेडी पहले चला हुआ है। आप इसका 2 दिन का चार्ट दिखा सकते हैं एनटीपीसी का, 2 से 3 दिन का, तो आप देखेंगे ना नंबर से थोड़ा चला हुआ है ये शेयर। तो बस मेरे को यही चेक करना है कि लॉन्ग टर्म वाला इसके अंदर बना रहे, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और खबर भी आपको बता देते हैं, बजट से जुड़ी हुई एक अहम खबर आ रही है। असल में बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव का ऐलान हो सकता है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अंकुर, एक बार उनसे खबर समझते हैं, फिर इससे जुड़े हुए शेयर्स बताएंगे आपको। अंकुर गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कई सारे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के जरिए, और ये जो अनाउंसमेंट्स हैं वो इंटरिम बजट से शुरू हो सकते हैं। सूत्रों ने हमें बताया है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड है उसके स्कोप को बढ़ाया जा सकता है, उसकी लिमिट को बढ़ाया जा सकता है। आपको हम याद दिला दें 2018 में ये 10,000 करोड़ के इनिशियल कॉर्पस से ये फंड लॉन्च हुआ था और बाद में बोला गया था कि आप 25,000 करोड़ और डाल सकते हैं अदर प्राइवेट प्लेयर से, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब चूंकि कंपनियों को चीपर फंड की जरूरत होती है और उस फंड को मुहैया कराने के लिए सरकार इसका स्कोप बढ़ा सकती है। इसके अलावा सरकार ने पहले ही कई सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से और बैंकों से ये सजेशन मांगे हैं कि किस तरीके से हम अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में हम अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो कई सारे सजेशंस आए, उनमें से एक ये भी है कि टैक्स छूट की जो रियायत है वो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के लिए बढ़ाई जाए, इनफैक्ट एटीसी में उसको क्लब नहीं किया जाए। और साथ ही साथ सजेशन ये भी आया है कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम में जो सबवेंशन है वो बढ़ाया जाए। तो ये सारे सजेशन सरकार के पास गए हैं, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक के बाद एक आप कई सारे अनाउंसमेंट्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आप देख सकते हैं और बजट में देखा जा सकता है कि आप जो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड है उसकी लिमिट को बढ़ाया जाए। ठीक है, डन। बहुत शुक्रिया अंकुर, थैंक यू वेरी मच इस खबर बताने के लिए। हमने एक शेयर नीचे लिखा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। अगर आपको याद होगा तो कल सोनी का ये ट्रेड था। कल फिर हमारे एक मेहमान आए थे नीलेश जैन, उन्होंने एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको LIC हाउसिंग के 610 की कॉल के बारे में बताया था और आई होप आपके प्रॉफिट्स हुए ही होंगे क्योंकि ये खबर हमारे सामने आ चुकी है। मैं हालांकि ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी है, क्योंकि जो इंसेंटिवाइज किया जाएगा वो हो सकता है कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा हो और फाइनेंसिंग पे कम हो, लेकिन मैं फिर भी फाइनेंसिंग वाली कंपनी चेक करता हूँ और सोनी से ही पता करता हूँ। सोनी, एक बार जरा LIC हाउसिंग के बारे में बताइए आप। आपने कल इसका टारगेट दिया था करीब 610 का। जी डिम्पी जी, यहाँ पे कल ऑलमोस्ट एक 608.8 के आसपास उसने टेस्ट किया था, बट अभी भी हम देखेंगे तो इसमें अच्छा टेक्निकल ब्रेकआउट नजर आ रहा है। इसमें लॉन्ग बेटर पोजीशंस भी बने हुए हैं, डिलीवरी वॉल्यूम्स भी हाई है
RSI पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कल दे चुका है, सो काफी पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है ओवरऑल एंटायर स्टॉक में। पोजिशनली आप देखेंगे तो आज भी अगर 610 को क्रॉस कर पाता है, सो वहां पे एक और आपको एक्सटेंडेड रैली नजर आ सकती है टुवर्ड 630 640 लेवल्स। सो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहिए। नीचे में काफी अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं, बट 580 का एक क्रूशियल सपोर्ट है, तो 580 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। एक्सटेंडेड टारगेट 630 640 के लिए। आपने जैसी आवाज़ सुनी होगी आपको समझ में आएगा होगा कि संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, कल तो बहुत ही शानदार मूव था रिलायंस ने। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कहते हैं ना कि 4-5 महीने का आपको अगर कोई तपस्या करो तो फल एक ही दिन में मिल जाता है। कल कुछ रिलायंस वालों को ऐसे ही हो रहा था। जो कल की तेज़ी थी वो बहुत ही शानदार थी। भसीन साहब, 22,000 बजट से पहले आ जाएगा क्या, और इसके ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, आपको 3 दिन से कह रहा था ये फॉल खरीद लीजिए। Yes, बाकी हिंदी चैनल 21,000 के नीचे के टारगेट दे रहे थे। देखिए, मुझे नहीं पता था रिलायंस 7% चलेगा। मुझे ये पता था कि बाजार बहुत ओवरसोल्ड है और लेने का मौका है। Yes. आपको 22,000 पे बेचने को भी कहा था और 21,400-500 पे आपको कहा था खरीदारी की लिस्ट तैयार कर लो। आप अगर इंडिया में बेयरिश हो गए तो आपको मेरे हिसाब से रहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर बाजार में ओनली आपको अगर माल है तभी आप कमा सकते हो। किसने सोचा था रिलायंस, आपके यहाँ 3 महीने हो गए मैं बोल रहा था 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप हो ही नहीं सकती, 20 लाख करोड़ की होगी। अगले ने 15 दिन में ही 20 लाख करोड़ कर दिया। तो आपके लिए ये जो मंदी वाले हैं उनको बहुत मजा आ रहा था कि HDFC बैंक ने बैंक निफ्टी को खराब कर दिया, लेकिन रिलायंस ने सबको सरप्राइज कर दिया। और उसको छोड़ो, PSU बैंक्स देखिए, NBCC, गेल, NTPC, कोल इंडिया, IOC, BPCL, HPCL, आप नाम तो लीजिए। ONGC न्यू हाइज, ऑल टाइम हाइज। हम किस चक्कर में बैठे हुए हैं वो आपको अपने आप समझ रहा है। ओनरशिप इज द ओनली मंत्रा। ईटी स्वदेश देखिए और माल कमाइए। दूसरी बात डिम्पी जी, आपने अभी जिक्र किया बजट में लो कॉस्ट हाउसिंग, तो आपको याद दिला दूं 1.5 महीने पहले 450 पे आपको मैंने कहा था LIC हाउसिंग इज अ नो ब्रेनर। इसके निम्स है बॉटम आउट और इसकी जो एसेट क्वालिटी विल इंप्रूव। 600 का भाव नहीं, 750 का टारगेट है मेरा LIC हाउसिंग। दूसरा आपको कहता हूं, कल मैंने आपको बंधन बैंक कहा था। बंधन बैंक नाउ ओन्स ग्रुप फाइनेंस विच वाज अ सब्सिडरी ऑफ HDFC बैंक। ग्रुप फाइनेंस इज द स्मॉल टिकट प्लेयर। 15 से 20 लाख करोड़ की जो लोन, लाख के जो लोन है, सबसे बड़ा प्लेयर वहां बंधन बैंक है। इट विल बी एन इनडायरेक्ट बिग बेनिफिशियरी ऑफ दिस। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, HDFC बैंक इज नाउ HDFC ऑल्सो। तो मॉर्टगेज में दिस विल बी अनदर वेरी वेरी बिग पॉजिटिव फॉर देम। और अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू वाले बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, तो ये जो FI की भेड़ चाल है उसमें आपको फायदा उठाना चाहिए ये शेयर लेने का। ठीक है भसीन साहब, आपके जो आज के शेयर्स में ही काउंट करूँ ना मैं, बंधन बैंक भी अभी भी, कि आप नए शेयर कुछ और देंगे? हाँ, बंधन तो कल का है। आज के 3 पिक्स हैं, आपको बोले तो मैं शुरू करूँ? हाँ सर, बता दीजिए, मैं लिख लेता हूँ। देखिए, मैं फिर आपको पता है हर हफ्ते ट्रैवल करता हूँ। अभी परसों अहमदाबाद से आया हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट क्या, अहमदाबाद एयरपोर्ट इज रॉकिंग, और इंडिगो इज ईटिंग द केक एंड द आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि फास्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम, न्यू लॉन्चेस। मंगलवार को फ्राइडे को रिजल्ट आएंगे, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, क्योंकि कॉस्ट एफिशिएंसी, लो फ्यूल प्राइसेस एंड पैसेंजर, माने देयर इज नो सीट ओपन। यू कैन इमेजिन। साथ में अयोध्या में मेरे को कहा गया है 3 महीने की बुकिंग हो चुकी है इंडिगो की, एक भी सीट नहीं है। अगले 3 महीने तक इंडिगो इज रनिंग चॉक ब्लॉक टू अयोध्या एज वन ऑफ द सिटीज। तो इंडिगो के नंबर्स फ्राइडे को बहुत सबसे बढ़िया नंबर आएंगे एवर। 2890 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 2835, 3100, और ये आगे जाके अगर आप सोच सकते हो तो ट्यूसडे फ्राइडे को 3250 भी हिट कर जाए, मुझे कोई दो राय नहीं। दूसरा मेरा पिक है अशोक लीलैंड, जो आपको बस एयरपोर्ट टर्मिनल से एयरक्राफ्ट के लिए ले जाती है। उसमें और बढ़ोतरी हो गई। उनके जो ऑर्डर फ्लोज है from state government, from schools, from institutions are the fastest, highest ever. अशोक लीलैंड मेरे लिए 185 का पहला भाव और 200 का दूसरा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट नैल्को अगेन मैं कह रहा हूं, इस क्वार्टर में बॉक्साइट
and aluminum and iron ore, all three prices, all three turnovers will be very strong. नैल्को के नंबर बहुत बढ़िया है। मुझे ये शेयर का भाव 165 शॉर्ट टर्म में दिखता है, 136 का स्टॉप लॉस। तीनों शेयर आज के नए बता दिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सामने आपको स्क्रीन पे दिख भी जाएंगे। फर्स्ट है इंडिगो, सेकंड है अशोक लीलैंड, थर्ड है नैल्को। इसके अलावा बजट के दो शेयर कल हमने सर ने ऑलरेडी हमको बताए हुए हैं, एक तो धनलक्ष्मी, दूसरा SW सोलर। सर एक आपकी कंपनी जिसमें आपने बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिलवाया था वो था वोडाफोन आइडिया। 8-9 रुपये पे आपने प्लस करवाया, बाद में 16-17 तक चला गया था वो। सर कल उसके ना नंबर्स आए हैं, नंबर्स में जरा स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ आपको, दर्शकों के सामने भी आ जाएंगे। सर एक बार आपका टेक चाहिए इस पे, आइडिया पे, वोडाफोन आइडिया पे। डिम्पी जी, आपने 16-17 नहीं सर, मैंने 18.5 में लोगों को प्रॉफिट भी बुक कराया है। हाँ जी, 19 रुपए बिका है, 18.5 पे मैंने कहा 11 वाला, 10.5 11 वाला 18.5 हो गया, प्रॉफिट ले लीजिए, जब फंडिंग और आएगी हम देखेंगे। नंबर बहुत शानदार थे, लॉसेज हैव रिड्यूस्ड, आरपूस हैव इंप्रूव्ड एंड एबिटा हैज बीन द बेस्ट। लेकिन और कंपनी ने गाइड किया है कि 2000 करोड़ शायद प्रमोटर से आएगा, वी आर वेटिंग फॉर एक्सटर्नल फंडिंग। देखिए, वोडाफोन हैज नो डेट ऑब्लिगेशन टू एनी बैंक, उसको जहां तक किसी भी बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं किया। दूसरा, जो उसका स्पेक्ट्रम चार्जेस और इंटरेस्ट है वो आपको पता है दैट दे हैव गॉट 33% इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। अब मेन प्लान ये है कि कितनी फास्ट उनको फंडिंग आती है। आरपू केम एट 145 और जो उनका 4G है वो और इंक्रीज हो रहा है। द नेक्स्ट लेवल विल बी 5G, जिसके लिए कैपिटल चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल आर वेटिंग फॉर। तो मैं कहूंगा जिस दिन कैपिटल अनाउंसमेंट आए, आप में इन्फ्यूजन आए, that will give you more confidence, but I am confident of this because आप देख सकते हैं कि how Bharti, Jio have turned around and are showing the highest ARPU। 200 रुपए का ARPU हो गया उनका, तो ये 145 वाला ARPU अगर अगले 2 क्वार्टर में बढ़ता है तो उनमें अर्निंग्स और बढ़ सकती है। जिसके पास है बने रहिए, और जिसके पास नहीं है वो वेट करे फॉर द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। बसीन साहब, मैं आपके ना 30 सेकंड और लूँगा। कल AU स्मॉल फाइनेंस के अंदर ना ज़ोरदार गिरावट थी, करीब 10% ये शेयर टूट गया। बता रहे हैं कि थोड़ी एसेट क्वालिटी ख़राब हुई है, इसकी वजह से पनिशमेंट मिली है। सर ये पनिशमेंट रिवॉर्ड में कन्वर्ट होगी या फिर पनिशमेंट अभी जारी रहेगी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है डिम्पी जी, ये शेयरों में ओवर ओनरशिप है FIs की, और इस कारण से आजकल बैंक्स में HDFC ने टोन सेट कर दी, तो सारे बैंक की आप पहले उनकी नेगेटिव सरप्राइजेस देखते हैं। AU बैंक एक स्मॉल मीडियम बैंक था जिसकी एक्सपेंशन बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन आपको पता है रूरल्स में एक आध क्वार्टर के लिए थोड़ी सी एसेट क्वालिटी में डिटीरिएशन आ सकती है। अगर कॉस्ट ऑफ फंडिंग बढ़ेगी तो AU बैंक विल नॉट बी स्पेयर्ड ऑल्सो, मुझे लगता है। लेकिन ये 600 रुपए पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। द टाइप ऑफ मैनेजमेंट कमेंट्री विच वी आर वेटिंग फॉर, आई थिंक द मैनेजमेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्रैग्मेटिक, और वो हमेशा उन्होंने गाइड किया है कि लॉन्ग टर्म दे हैव अ वेरी गुड अप्रोच। और आपको शायद पता नहीं, जयपुर, महाराष्ट्र, ये राजस्थान रीजन में AU बैंक इज ओनली गेनिंग मार्केट शेयर एंड कासा डिपॉजिट। तो 600-625 पे इट्स अ स्टॉक जिसमें आप सिप कीजिए, यू विल बी richly rewarded as deposits increase and yield start to get better। और अगले 2 क्वार्टर में मेरे को लगता है अर्निंग्स विल सरप्राइज ऑन द अपसाइड। सर एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा था कि काफ़ी सारे लोग आपसे AU बैंक के बारे में पता करना चाहते थे। असल में हमारा चैनल सर YouTube पे भी जा रहा है और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो AU बैंक के बारे में पता करना चाहिए। राजेश मोदी ने बकायदा मेरे को थैंक यू भी लिख के भेजा है कि आपने अच्छा किया, भसीन साहब से पता कर लिया। उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। सर आप बोलते हो, हमारे बोलने में फ़र्क है, हम बोलेंगे तो कन्विक्शन नहीं आएगा, आप बोलेंगे तो कन्विक्शन आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ रहे हैं, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, फटाफट से एक काम और करते हैं। विनोद मोदी से एक ना मैं कुछ बजट ओरिएंटेड उनसे एक शेयर पता कर लेता हूँ। विनोद, टेक्निकल सालों से तुम कॉल लेते रहते हैं, एक आप शेयर बताइए जो आपको बजट के हिसाब से ठीक लग रहा है, प्री बजट पोस्ट बजट दोनों में। डेफिनेटली बजट वाइज देखे तो अब एक चीज तो कैसे थे, इस बार कुछ ज्यादा बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस नहीं है ये इंटरिम बजट से, लेकिन हमें लगता है गवर्नमेंट डेफिनेटली जो फिजिकल कंसोलिडेशन है वो चीज के साथ साथ जो उनका जो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का था उस पर भी ध्यान रहेगा ही। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के संदर्भ में मुझे लगता है कि जो स्टॉक्स खासकर ये इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स है, मुझे लगता है वो उस पे ध्यान होनी चाहिए। इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक से अगर बात करें तो मुझे लगता है L&T लार्ज कैप में हमारा
पिक होगा बजट पॉइंट ऑफ व्यू से। एट द सेम टाइम बजट से जो रिलेटेड जो अदर जो इंसिलरी सेक्टर है, तो सीमेंट अगर मैं लूँ तो अल्ट्राटेक बजट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम जैसे अभी बोला था, हाउसिंग सेगमेंट में खासकर स्मॉल हाउसिंग में गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट आ सकते हैं, तो हाउसिंग सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो मुझे लगता है कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग स्टॉक जो अफोर्डेबल सेगमेंट में माने जो है मैक्रोटेक डीएलएफ एंड ऑल, वो सभी फोकस में होगा। तो ओवरऑल ये 3-4 स्टॉक से मुझे लगता है बजट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, कंसीडरिंग द काइंड ऑफ प्रीव्यू व्हाट वी आर गेटिंग एज ऑफ नाउ। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको बजट के नजरिए से देख सकते हैं। फटाफट कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। सोनी, एक दो स्टॉक्स पे मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। हेरिटेज फूड देखिए, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। आप कंपनी के पैट देखिए, वहाँ एक अच्छा इजाफा देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू देखिए, वहाँ एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। हेरिटेज फूड को लेकर क्या नजरिया आपका, यहाँ से चार्ट पे कैसा लग रहा है आपको शेयर? जी मनीष जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छे अप ट्रेंड के साथ कंटिन्यू हो रहा है, और कल भी हम देखेंगे तो 10 EMA के सपोर्ट जो कि 338 पे क्लोज दिया है और सपोर्ट है 321। सो आई थिंक काफी अच्छे 320 सपोर्ट के साथ बाउंस करने की कोशिश किया है। सो आज के डे के लिए भी 320 का एक अहम सपोर्ट रहेगा। अगर ब्रेक नहीं करता है तो आपको ऊपर के लेवल्स नजर आ सकते हैं, टुवर्ड्स 350 358 के लेवल्स तक आपको नजर आ सकते हैं, एंड ये एक अच्छा बाय है। सो अगर कोई नीचे के लेवल से लेके रखे तो 320 पे ट्रेल कर दीजिए अपने स्टॉप लॉसेस। फ्रेश एंट्री के लिए भी 320 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 350 358 के टारगेट्स के लिए। 358 रुपये तक का जाता हुआ दिख सकता है। बीनस पाइप देखिए, इसके भी नतीजे बहुत बेहतर देखने को मिले। प्रॉफिट जो है ना, मुनाफा सीधे तौर पर डबल होता हुआ दिखा है। बीनस पाइप को लेकर क्या रहा है? कल भी हमने देखा था तमाम पाइप से स्टॉक्स में जो है खासतौर पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। सोनी जी मनीष जी, यहाँ पे अगर हम वीनस पाइप भी देखेंगे सो अच्छा एक अपमूव नजर आया है, बट ऊपर से थोड़ा सा उसको हल्की सी सेलिंग प्रेशर नजर आया टुवर्ड्स 1480। सो मेरे ख्याल से जब तक 1480 को अगर आज निकालता है तो कंटिन्यू करेगा अपना अपमूव टुवर्ड्स 1550 1570 के रेंज में। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको कंडीशनल बाय कीजिए अबव 1480 के ऊपर ही आप कंडीशनल बाय रखिए, एंड एक बार वो उस लेवल के ऊपर अगर निकालता है तब आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो है 1455 का स्टॉप लॉस आपको तब लगाना पड़ेगा। बिजनेस पाइप एक सवाल डिम्पी और मैं फटाफट लेता हूँ। मैरिको नतीजे थोड़े कमजोर देखने को मिले हैं। वैशाली, क्या रहा होगा मैरिको का अगर थोड़ा ये कमजोर होता है तो कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां लगता है कि उसमें खरीदारी करनी चाहिए? तो एक्चुअली मैरिको काफी वीकनेस दिख रही है, बट आई थिंक मे बी आज देखते हैं बिकॉज दिस इज वन ऑफ द सेलिंग्स। तो 517 जो प्रीवियस सपोर्ट था वो थोड़ा उसके नीचे क्लोज हुआ है। तो if फॉलो अप सेलिंग आती है तो आई थिंक 490 तक भी ये जा सकता है ये स्टॉक। तो 490 या जो गैप फिलिंग है, ये 490 500 का एक सपोर्ट बनना चाहिए। तो वहां पे हम वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है। अब वैसे मेरे को एक शेयर पता करना था, वो बीपीसीएल। मैं किरण से भी पता कर सकता हूँ, और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ उस शेयर के बारे में क्योंकि आज ना वैशाली की वो पिक में है, बीपीसीएल शामिल है। तो वैशाली तो ऑलरेडी बुलिश है, और आप जो प्राइस इस समय देख पा रहे हैं पहले टिक के प्राइजेस भी हैं, करीब 8 रुपये ऊपर खुल रहा है। एक बार किरण आपकी रिकमेंडेशन भी इस पर जानना चाहता हूँ, आप इस पर कितने बुलिश हैं। साथ में ना एक सिटी की रिपोर्ट आई, बीपीसीएल की ब्रोकरेज रिपोर्ट होगी आपके पास, एक बार जरा वो भी फायर कीजिए। उन्होंने 560 का लक्ष्य दिया है इस पर। जेफरीज की रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं हम 415 करेंगे। यही रखो बस, सिटी वाली रिपोर्ट पर यही रखो, जेफरीज के हटा दो, आप यही रखो सिर्फ सिटी वाली रिपोर्ट। किरण, आपकी रिकमेंडेशन बीपीसीएल पे? सो ओवरऑल बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि नीचे से 330 से स्टॉक ऊपर में 480 तक गया। वहां से स्टॉक कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में था। इसमें इसके लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस स्टॉक अपने हाई टॉप जो रिसेंट हाई बनाया है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं आप इस दोनों पैटर्न को कंबाइन करोगे तो एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली कह सकते हैं। 500 का उसका जो एक साइकोलॉजी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी अभी तो एज ऑफ नाउ प्री मार्केट ओपन प्री मार्केट में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है अगर 495 490 तक, तो हमें बाय करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें 480 का मेंटेन करना चाहिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 550 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 20 से 15 दिन के अंदर। तो एक्चुअली ये फरवरी सीरीज के लिए डेरिवेटिव स्टॉक्स में काफी अच्छा पिक रहेगा, और अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। बीपीसीएल में 480 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ठीक है किरण, मैं आपके पास ही वापस से लौट रहा हूँ। गेल की भी ना 2 रिपोर्ट आई हैं, एक तो नम्यूरा की रिपोर्ट है, एक सिटी की रिपोर्ट है। दोनों दिखाना जरा गेल पे। कल इसके नंबर्स आए, डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। आपको बहुत सारे मेहमानों ने इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर दिया हुआ है, तो इसके आपके पास होगा भी। गेल पे एक बार एक करना पता है कि ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए कि नहीं अभी।
किरण, एक बार रिकमेंडेशन दोगे आप, इसमें प्रॉफिट बुक करें या फिर 200 की वेट करें? तो गेल की अगर बात करें तो गेल में भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि रीसेंट जो एक कंसोलिडेशन फेज था, ऊपर में आप देखोगे तो 170, नीचे में आप देखोगे तो 160 तक के लेवल्स बने थे। अब कहीं ना कहीं एक डायमंड पैटर्न है, इसके ऊपर से हम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 200 तक के टारगेट के लिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है अब, वो रहेगा 160 का। जब तक 160 के नीचे नहीं जाता है गेल, तब तक मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, 200 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, डन। अब कुछ ना ट्रेंडिंग स्टॉक्स और पता कर लेते हैं मार्केट के अंदर, जो कल या फिर ये कहें कि जिसके अंदर काफ़ी अच्छे से मूवमेंट आ रहा था या आ सकता है आज भी। एक बार जरा JSW एनर्जी दिखा सकते हैं स्क्रीन पर, JSW एनर्जी। विशाली, एक बार इस शेयर को चेक करेंगे क्या, कोई ट्रेड है क्या JSW एनर्जी के अंदर? आज गैप के साथ खुल रहा है 1.5%। Oh, I think yes. ये स्टॉक तो हमेशा एक फेवर्ड स्टॉक रहा है. इट हैज गिवन अ सुपर्ब रन अप. तो आज भी अगर गैप अप से खुल रहा है तो आई थिंक थोड़ा वेट करिए, बट आज के लो के साथ ही ये खरीदना चाहिए. एंड आई थिंक ये स्टॉक, जैसे कि मैं वीकली देख रही हूँ, मंथली देख रही हूँ, दिस इज रेडी फॉर हायर टारगेट्स. 550 तक जा सकता है. एक आपसे ट्रेड है, आप ना स्टैंपिंग लगाते जाइए प्रोड्यूसर साहब, आप बकायदा स्टैंपिंग लगाते जाइए। अगर टारगेट आपको स्टॉप लॉस समझ में आता है उसकी प्लेट भी बनाते जाइए। एक शेयर में और पता करना, आज भसीन साहब बता के गए नाल्को। सोनी जरा टेक्निकली चेक करना, मेरे को तो इसमें ब्रेकआउट दिख रहा है और मेरे को लग रहा है सीरीज का वन ऑफ द फाइनेंस शेयर भी हो सकता है। नाल्को जरा चेक करो तो आप। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो अच्छा ब्रेकआउट है अबव 140, बट रेजिस्टेंस है आई थिंक 150 के ऊपर ही आपका इसमें कंडीशनल बाय रहेगा। एंड स्टॉक उसके ऊपर आप देख सकते हैं तो एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 162 164 भी ले सकता है पोजिशनली। सो थोड़ा सा इंतजार कीजिए 150 के ऊपर लेने के लिए इसको। एंड आप उस पर देख सकते हैं, बट एंटायर सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो मेटल स्पेस में अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं। बट मेरे अनुसार बाकी स्टॉक्स में थोड़े रोल ओवर पोजिशन के बेसिस पे थोड़ा आउट परफॉर्म बाकी स्टॉक्स कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो आई थिंक यहाँ पे आप एक नजर रखिए, कंडीशनल बाय 150 के ऊपर ही आप इसको बाय कर सकते हैं। 50 के ऊपर है, ज़रूर बाय कीजिएगा। स्ट्रक्चरली भी ठीक लग रहा है, शेयर चला हुआ भी नहीं है ज़्यादा और आपको एक बड़ा प्ले मिल सकता है। बजट के अंदर माइनिंग से जुड़ी हुई खबरें काफ़ी आ सकती हैं, ऐसा सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आ रहा है। और नाल्को उसका एक बड़ा कंटेंडर है। NLC को भी देखिएगा, NMDC को भी देखिएगा। वैसे अब एक काम करते हैं, क्योंकि 9:04 हो चुके हैं, शरद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवरत्न शेयर आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए फटाफट से देखते हैं आज के नवरत्न शेयर। शरद जी बिल्कुल, मैं एक्चुअली इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो बड़े कंपनीज हैं ना, अब थोड़े ना जो नंबर्स आ रहे हैं ना, अनुमान से कम आ रहे हैं। और स्मॉल कैप स्पेस में देख रहे हैं ना, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने मिल रही है, बहुत अच्छी आ रही है। और ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं, मिल्क का सेगमेंट ले लीजिए, पाइप का ले लीजिए, जिस पे हम ज़्यादा रिसर्च करते हैं और उसमें जो है मोमेंटम दिखाते क्या होता है। सबसे पहला स्टॉक ITC, वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। सिगरेट के बारे में बात करें तो उनके जो वॉल्यूम्स है सिगरेट की, वो जो अनुमान से कम आई है, नेगेटिव साइड में वॉल्यूम्स देखने मिला है। और उनकी जो पेपर सेगमेंट है वहाँ पे भी मैनेजमेंट कमेंट्री में स्ट्रेंथ नहीं दिखा है। हालांकि होटल सेगमेंट में परफॉर्मेंस अच्छी आई है, बट ओवरऑल क्योंकि इसका 60 से 70% SOTP वैल्यूएशन ITC का सिगरेट बिजनेस से आता है, तो ओवरऑल जो कहेंगे वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है। बजाज फाइनेंस लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, जहां पे मैनेजमेंट चेंज की जो है अब वो अप्रूवल्स आ गई है। और याद रखिए जो AUM ग्रोथ है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट देखने मिला है पिछले 16 क्वार्टर में। और इम्पॉर्टेंटली जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पे थोड़ी सी कंप्रेशन आई है, लगभग 11 बेसिस पॉइंट्स का अगर हम सिक्वेंशली बात करें तो। वही कंजम्पशन की नाम ले तो मैरिको भी जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। और याद रखिए जो उनकी फूड बिजनेस है वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट देखने मिली है। और जो FY24 का इस सेगमेंट से रेवेन्यू का अनुमान है, पहले तो 850 करोड़ था, अब हो गया है 750 करोड़। हेरिटेज फूड्स मिल्क की सेगमेंट है जो हमने पहले ही ET Now स्वदेश में पकड़ी थी। और याद रखिए तीसरी तिमाही और चौथे तिमाही जो होते हैं जनरली मिल्क स्टॉक्स के लिए स्ट्रांग होती हैं। और यहाँ पे नंबर्स की बात करें तो तीसरे तिमाही के नंबर स्ट्रांग आए हैं, पैट डबल हो गया है। और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होती है जैसे कि घी हुआ या फ्लेवर्ड मिल्क हुआ, तो यहाँ पे सेल्स बहुत बड़ी है, स्पेशली Q3 और Q4 में, तो उसके कारण जो है मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है। और ऑफ कोर्स पाइप्स पे फोकस रहेगा, जहाँ पे ऑयल एंड गैस इंफ्रा का पाइप चल रहा है और सारे पाइप स्टॉक्स में अच्छी नंबर्स आए हैं। वीनस पाइप्स तीसरे तिमाही के नतीजे स्ट्रांग आए, मार्जिन्स में 600 बेसिस पॉइंट्स का बढ़ोतरी देखने मिला है। वही अगर सीमलेस पाइप ले या वील्डेड पाइप, दोनों में ही वॉल्यूम्स में जो है बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। तो ये तो 5 स्टॉक्स हमने बता दी। अर्निंग स्पेसिफिक टिप्स भी जो है फोकस में रहने वाला है। तो 5000 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी, लेकिन टिप्स में आज पहली बार एक बड़ा DI
घुसा है और इस बार 5% स्टेक लिया एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। ये एक बड़ा अमाउंट हो जाता है और इम्पॉर्टेंटली जो इसके सेलर्स थे उनके प्रमोटर्स ही थे। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखनी होगा कि इस स्टॉक पे क्या री रेटिंग हो सकती है, स्पेशली अगर उनकी जो राइट्स होती है पुराने पिक्चर और गाने के, उसको लेके जो है बाजार में चर्चा चल रही कि री रेटिंग देखने मिल सकती है। गेल के नंबर्स तो अच्छे आए थे, लेकिन मार्केट आज के बाद जो कॉन कॉल हुआ वहाँ पे दो अहम बात सामने आई। सबसे पहला FY24 की जो मार्केटिंग सेगमेंट की एबिडा है उसका गाइडेंस बढ़ा दिया गया है। पहले 3500 करोड़ था, अब जो है इसको ऑलमोस्ट डबल करके 5500 करोड़ कर दिया है। और दूसरी बात, 10 साल का एक बड़ा करार एडनॉक के साथ किया गया। एडनॉक बेसिकली आपकी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, तो ये एक बड़ा एग्रीमेंट है। हमारा 8वां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज, और रिलायंस ऑफ कोर्स चर्चा में थी और कल के सेशन में भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली थी। यहाँ पे बर्नस्टाइन ने जो है रिपोर्ट निकाला है, मेंटेन आउट परफॉर्म रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है 3000 से 3160 तक, और वो एक्सपेक्ट करे कि 20% का CAGR का EPS का ग्रोथ देखने मिल सकता है। हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा खबर वो है सीएट। यहाँ पे कंपनी जो है लॉन्च कर सकती है अपनी 2 टायर के कैटेगरी, एक है आपका पैसेंजर कार रेडियल और दूसरा है ट्रक और बस के रेडियल्स, और ये जो है 2 मार्केट्स में रिलीज़ करेंगे। एक ऑफ कोर्स लैटिन अमेरिका है और दूसरा है आपका US के मार्केट्स। ऑलरेडी देखा जाए तो कंपनी ऑलरेडी जो ऑफ हाईवे टायर्स है इन दोनों मार्केट में ऑलरेडी जो है प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ेंगी और मार्जिन्स का भी जो है मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से आपने बता दिए सारे के सारे शेयर, मैं आपको अच्छे से सुन भी रहा था। और ये सीएट जो आपने लास्ट में बताया ना, ये आज फिर से हम चर्चा कर देंगे इसके बारे में। मेरे साथ 2 नए मेहमान जुड़ रहे हैं, खुश बोरा और कपिल शाह। उन दोनों से जरा फटाफट से उनकी पहले ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं, फिर हम जरा सीएट वाला शेयर भी पता करेंगे। खुश गुड मॉर्निंग, और कपिल आपको भी गुड मॉर्निंग। खुश आपसे शुरू करें पहले आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जी डिम्पी, सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, टू द एंटायर पैनल एंड टू ऑल द व्यूअर्स। 2 पिक्स है मेरे एफएनओ स्पेस से। अगर हम देखें तो श्रीराम फाइनेंस पिछले 4 से 5 दिन का एक कंसोलिडेशन था, जिसका कल ब्रेकआउट आया है, 2400 के ऊपर क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से मोमेंटम जारी रहेगा। 2460, 22, 25 के टारगेट्स के लिए यहाँ बाई कर सकते हैं। 2370 इसको अपना स्टॉप लॉस लेके चले। जो मेरा दूसरा पिक है वो है BLS इंटरनेशनल। यहाँ पे भी आप अगर देखें तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है इन द लास्ट फ्यू सेशंस। 410, 418 के टारगेट्स के लिए BLS इंटरनेशनल बाय कर सकते हैं। 394 के करीब अपना स्टॉप लॉस लेके चले। डन, आपके तो दोनों शेयर हमने नोटिस कर लिए सर। आप कपिल, आपके आज के ओपनिंग ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहले मेरा ओपनिंग ट्रेड हमारा जो बैटरीज का रहेगा। हमारा जो बैटरीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम काफी खराब पैच से निकला हुआ है, लेकिन काफी टाइम से जो इसका खराब पैच आया था तो स्टॉक ने एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है। मंथली 200 पीरियड मूविंग एवरेज वो काफी बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल होता है, और हिस्टोरिकली यही मूविंग एवरेज ने एज ए ट्रेंड नेविगेटर काम किया हुआ है स्टॉक के लिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे भी अभी स्टॉक में एक बुलिश कंफर्मेशन मुझे देखने मिल रहा है। स्टॉक का कल के दिन में हमें एक फुली मींस पॉजिटिव ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ था फ्लैट पैटर्न का, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्टॉक में एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिलनी चाहिए। तो स्टॉक का करंट लेवल अभी 836 के लेवल पे यहाँ पे है, तो 800 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में हमें 900 तक के अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। पहला ये स्टॉक पिक है। और दूसरा हमने अभी देखा हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनीज, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काफी दबाव है, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वहां पे थोड़ा सा हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। NIACL अगेन काफी सालों तक उन्होंने कंसोलिडेशन पैच में रहा हुए थे, और अभी के टाइम पे फिर से एक बैक टू बैक एक पॉजिटिव कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिली हुई है। तो NICL में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें ऊपर की ओर देखने मिले। 239 पे चल रहा है, 225 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 270 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ये 2 शेयर जो है जो पसंद आते हुए से, तो हमारा ज़्यादा बैटरी में यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। इसका NLC इंडिया जो है वो भी पसंद आ रहा है। लेकिन एक खबर है जिसको चलते जिसका असर सेहतों पर डिम्पी आज देखने को मिल सकता है। अक्सर होता है ना सुबह सुबह कुछ मीठा हो जाए। हाँ, कुछ ऐसे मीठी खबर है क्या आपके पास? कुछ ऐसी मीठी खबर, और मीठी खबर लेके कोई और नहीं, विश्वमोहन लेके आए हैं। विश्वमोहन, शुगर सेक्टर को लेकर क्या है बड़ी खबर? देखिए, शुगर सेक्टर को लेकर एस्ट्रा का नया पहला अनुमान जारी किया है। हालांकि इस्मा ने पहले भी अनुमान जारी कर दिया था, तो उन लोगों को लग रहा है कि ये इस सीजन में जो करंट सीजन चल रहा है, शुगर का सीजन 1 अक्टूबर से
30 सितंबर तक का रहता है। तो करंट सीजन में पिछले साल के मुकाबले 4% कम चीनी उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जो डाइवर्जन है उसमें 20 लाख टन का उन्होंने डाइवर्जन अलग से रखा है, उसके बाद ये 316 लाख टन का एक्स्ट्रा का अनुमान है। इसमें अब सरकार से अब इन लोगों की डिमांड ये है कि इथेनॉल का जो डाइवर्जन है उसमें एडिशनल कोटा दिया जाए, क्योंकि सरकार ने 17 लाख टन का कोटा तय कर रखा है। अभी लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 10-12 लाख टन और मिल जाए। इस उत्पादन अनुमान में भी अगर आप सालाना खपत देखेंगे तो सालाना खपत के बाद भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पर्याप्त रहेगा। 75 से 80 लाख टन के आसपास का क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो ऐसे में इथेनॉल डाइवर्जन के लिए एडिशनल हो सकता है। एक्सपोर्ट की तो चिंता खत्म है, लेकिन मिलों के लिए चिंता इस बात की है कि स्टेट एडवाइजरी प्राइस जो गन्ना किसानों को भुगतान करना पड़ता है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, सारे राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, एफआरपी भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मिलों के लिए एमएसपी नहीं बढ़ पा रही है। वो चिंता है। अगर सिर्फ शुगर पर उन्हें डिपेंड रहना पड़े तो डेफिनेटली उनके लिए चिंता है, लेकिन यहां पर अगर उत्पादन कम होता है तो कुछ ऊंचे भाव का फायदा मिल सकता है। कि आगे चल के 4% का उत्पादन कम होगा तो शेयर के प्राइसेस चल सकते हैं। तो शुगर स्टॉक भी आज हमारी लिस्ट में रहेंगे। 2 मिनट रह गए। विनोद मोदी, आप शुगर पे कुछ बताना चाहते हैं? आपको की फेवरेट कंपनी? डेफिनेटली आई मीन लोअर प्रोडक्शन वो अनुमान ये सीजन में पहले से भी किया जा रहा था। 3 से 4% का लगभग लोअर प्रोडक्शन होगा, जिसके वजह से प्राइसेस में स्टेबल टू थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की आशंका लगाई जा रही थी। ग्लोबली भी देखे तो सीमेंट प्रोडक्शन आई मीन ग्लोबली भी देखे तो शुगर प्रोडक्शन में उतनी बेहतरी नहीं दिख रही है। तो ग्लोबल एंगल से भी प्राइसिंग को तो थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। एट द सेम टाइम ये जो नई मांग की जा रही है एक्स्ट्रा डाइवर्जन के लिए आई मीन ये इथेनॉल सेगमेंट में, तो वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से देखे तो बलरामपुर चीनी मुझे लगता है इसके अर्निंग्स भी ठीक ठाक आने चाहिए। रेणुका शुगर, त्रिवेणी, ये सब स्टॉक्स फोकस में होनी चाहिए। तो ये रहा सीधे तौर पर शुगर स्टॉक्स पे। बाजार खोलने के बाद देखते हैं क्या होता हुआ दिखता है हमारा रिएक्शन। लेकिन फटाफट बिना देरी के निफ्टी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी का फ्रीज लेवल दिखाई, निफ्टी बैंक निफ्टी का। डिम्पी क्या करे, बहुत बड़ी तेजी तो नहीं देखने को मिल रही है। 35 पॉइंट की तेजी है निफ्टी में, और 21,800 भी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि 21,800 की आपको वेट करनी चाहिए। जब तक लगा रखा है 21,800 का कैप है, जब तक 21,800 के ऊपर आपको नहीं टिकता और कम से कम 20-25 मिनट टिकना चाहिए, मैं तभी सौदा लूंगा, नहीं तो मैं आज कोई सौदा नहीं लूंगा। मैं आज सिर्फ वेट एंड वॉच करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी एक बार जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर 45,500 ये एक बार आ गया और ये भी 10-15 मिनट के लिए टिकेगा तो ही मैं सौदा लूंगा, नहीं तो आज मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ वॉच करूंगा। देखिए कल जो आया ना मार्केट के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आज बाजार पूरा दिन खपा देगा आपके लिए। लेकिन जो दोनों लेवल्स हैं 21,800 और 45,500, इसके ऊपर आने पर कम से कम 15 मिनट आने पर उसके बाद सोचेंगे कोई ट्रेड बनेगा तो बनेगा, नहीं तो फिर छोड़ भी देंगे। सोचेंगे, बताएंगे लगातार। खुश, आपका भी यही नजरिया कमोबेश निफ्टी बैंक निफ्टी? इतनी अच्छी रैली के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन लाजमी है। 30 सेकंड रह गए मार्केट ओपन होने में और कुछ ने भी ऑलमोस्ट यही पॉइंट को रखा अपने सामने। अब मैं आपको दिखाता हूँ ओएनजीसी सेकंड डे है जब करीब 1.5% बढ़ रहा है। आज आपको शुरुआत में रिलायंस भी दिखेगा ऊपर, 23 रुपये और ऊपर है, आधा % है। कल के दोनों सुपरस्टार हैं, आज भी गैप के साथ खोल रहे हैं, अच्छी बात है और मैं चाहता हूँ मेंटेन रखें। दूसरी बात यह है कि आज डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स हैं वो उससे पहले 55 पॉइंट गैप के साथ खोल रहा है। बजाज फाइनेंस के नंबर खराब थे, 2.5% नीचे गया। आईटीसी के नंबर्स थोड़े वीक थे, 2% नीचे। मिले जुले कहेंगे, खराब भी नहीं करूंगा। मार्केट ने ओपन किया 35 पॉइंट का पहला टिक, 1450 शेयर। बाजार ठीक ओपन कर रहा है, लेकिन अभी ना ही उसके पास 45,500 आया, 500 पर आ गया है, लेकिन उसको 10-15 मिनट हमको टिकाना पड़ेगा और उसके पास 21,800 को भी रोकना पड़ेगा। रुक गए दोनों 10-15 मिनट तो फिर देखेंगे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो करीब 22,000 के रास्ते भी खुलेंगे। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले अच्छे से अपने स्टॉप लॉसेस लगा के रखेगा। कोशिश कर रहा है निफ्टी 21,800 के ऊपर आ गया इसका भी टिक और 45,600। और एक और चीज़, अगर आज की शॉर्ट कवरिंग आएगी तो आज बैंक के नाम होगी, ध्यान रखा जाए। कल निफ्टी के नाम थी, आज बैंक के नाम होगी, लेकिन अगर आई तो अभी मैं कोई ट्रेड इसके अंदर हम अभी इनिशिएट नहीं कर रहे। 1572 आपको एडवांसेस के अंदर शेयर्स दिख रहे होंगे। जल्दी से आइए टॉप गेनर्स पे। आज मार्केट को स्क्रीन पे दिखाइए। ओएनजीसी करीब 1.5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज के आज नंबर्स आने, प्रॉफिट अच्छा आएगा, मार्जिन्स थोड़े से खराब आएंगे, ज़्यादा खराब नहीं रहते तो शेयर चलेगा डॉक्टर रेड्डीज का। हाँ, वो पहले ही सिग्नल आपको दे रहा है। दूसरा, आज विप्रो थोड़ा शुरुआत में ऊपर आ चुका है, टेक महिंद्रा ऊपर है, आज इन्फोसिस ऊपर है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आज आईटी के शेयर्स थोड़ा आके निफ्टी को मैनेज करने का काम करेंगे। कल रिलायंस ओएनजीसी ने हेल्प किया, एनर्जी ने, आज आईटी आके हेल्प कर रहा है, ये आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट आता है, आज हिंडाल्को जैसे शेयर्स भी आज ऊपर है। कुछ हद तक सिप्ला के अंदर कल जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज वो कन्वर्ट हो रही है बाय में।
आते हैं शॉर्ट काउंटर्स पे। बजाज फाइनेंस के नंबर अच्छे नहीं थे, 4% नीचे चला गया। और सोनी ने आपसे ये बात कही थी कि वेट एंड वॉच, उन्होंने कहा था कि कोई सौदा आपको नहीं लेना है, हम वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद कुछ समझ में आएगा तो देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे। छोड़ना इस बाजार का सबसे बढ़िया वर्ड है, लेना और बेचना इस बाजार का थोड़ा मुश्किल वर्ड है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर तो अलग ही बात है। आते हैं बजाज फिनसर्व भी देखा देखी नीचे है, करीब 2% नीचे। एनटीपीसी भी हल्की कमजोरी, इसलिए मैंने आपको बताया था एनटीपीसी के नंबर भी को रिसर्च करी कि नंबर अच्छे हैं, मैं भी मानता हूँ नंबर अच्छे हैं, लेकिन ये शेयर चल चुका है बॉस, ये नंबर को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका था, इसलिए आज शुरुआत में करीब 5 से 6 रुपये आज आपको नीचे दिख रहा है। आईटीसी भी आपको वीक है। हिट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लास्ट की जो पूरी लाइन है वो पूरी रेड है। इसके अंदर बाजार के अंदर जो रेशियो है वो तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो परसेंटेज के कट हैं वो गिरने वाले शेयरों में ज़्यादा हैं, जैसे बजाज फिनसर्व, फाइनेंस, से दोनों आपको ज़्यादा बड़े कट दिखा रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके हम ट्रेड लेंगे। एक बार स्क्रीन पर जरा वापस से बैंक निफ्टी दिखाएंगे आप, क्योंकि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व का प्रेशर आता है। जरा मेरे को ये चेक करना है कि इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। एक बार जरा हीट मैप हटा के जरा बैंक निफ्टी एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए दर्शकों का, और इंडिया विक्स भी देखिएगा। यस, 45,600 है, इसका मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहा है और बाजार हो सकता है शॉर्ट कवरिंग कराए। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा चलेगा, ये आपको परसेंटेज में भी दिख रहा है। अगर आप दिखाएंगे तो देखेंगे आपको परसेंटेज में भी। और इंडिया विक्स कल मेरे को कौन थे मेहमान, राहुल शर्मा, वो ये बता रहे थे कि इंडिया विक्स अभी और बढ़ेगा। आपको घबराना नहीं है, ये बजट से पहले इंडिया विक्स इतना बढ़ता है और बढ़ भी रहा है। कल का 13%, आज करीब 3% और है। ये कुल मिला के कुछ इंपॉर्टेंट ओपनिंग है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। मनीष, मिड कैप के शेयर्स बता दो, फिर हम ट्रेडिंग कॉल मार्केट ओपन होने से पहले हमने खबर बताई थी शुगर स्टॉक्स की। शुगर स्टॉक्स देखिए, केसीपी शुगर 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। सिम्बाबली शुगर, बजाज हिंदुस्तान, राष्ट्रीय शुगर जैसे स्टॉक्स देखिए, इन सब में कहीं ना कहीं मजबूती देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं स्वदेश की खबर का असर जो है अब स्टॉक्स पे दिखना शुरू हो रहा है। सिंपल इंटर चार्ट दिखाई, जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय शुगर, बजाज हिंदुस्तान जैसे स्टॉक्स है जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। अब शुगर के साथ साथ आप देखिए चाय से जुड़ी कंपनियों के शेयर में तेजी है आज के ट्रेड में। मैक्लोड इंडस्ट्रियल, हरिसन मल्लाइन जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। एक और सेक्टर है, मैं तमाम वैसे छोटे मजूले स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें यहाँ से हो सकता है तेजी और देखने को मिले। अब कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में, आईटीआई में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मिर्जा इंटरनेशनल देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। बाटा जैसे स्टॉक्स है वहाँ आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली है। नतीजों के दम पे आज के ट्रेड में बीनस पाइप में देखिए एक शानदार तेजी देखने को मिली है। इंफ्रा में कल एक स्टॉक की चर्चा हुई थी लगातार, आईआरबी इंफ्रा और एनबीसीसी, उन दोनों में देखिए आज के ट्रेड में एक शानदार मजबूती देखने को मिल रही है। आईआरबी इंफ्रा में करीब 5.5-6% की मजबूती, एनबीसीसी में आज के ट्रेड में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। इसके अलावा और स्टॉक्स देखिए, राइट्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। और एक शेयर जिसपे कुश और डिम्पी लगातार तेजी की बात करते रहे हैं, IFCI, वहाँ वापस एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। सर्किट तो नहीं लगा अभी तक? क्या बोला जाए सर, क्या 5-5.5% हो गया, लग भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर 10% का तो है ही है, कुछ भी हो सकता है। सर ये 24 रुपये में हमने आपको बताया था, हमें कई बार खुद अपने आप पे यकीन नहीं होता कि अच्छा आपको भी इतनी तेजी की उम्मीद थी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद थी। और मैं आपको बताऊं, मैं कल किसी से बात कर रहा था, कोई थे सज्जन, तो वो कह रहे थे कि उस IFCI के बारे में चर्चा हो रही थी उनसे, तो बता रहे थे होगा 40 रुपये का। मैं कहा सर जरा आप ऐप खोलो, आप जरा चेक कर लो, आप जरा खुद को आपको पता लग जाएगा। तो हमें भी नहीं हैरानी हो रही है कि बहुत स्पीड से चलाई। खैर एनी हाउ, ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करते हैं। हाँ, मौका ही नहीं दिया इनफैक्ट। खुश से जरा शुरू करते हैं। खुश, ओपनिंग ट्रेड्स। डिम्पी, मुझे लग रहा है एनर्जी स्पेस में अभी भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। NLC का ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, टाटा पावर हम पिछले 2 दिन से डिस्कस करते आए हैं। अब मुझे लग रहा है स्वान एनर्जी, ये स्टॉक देखिए ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप है, आज भी 1% की ओपनिंग के बाद सस्टेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्वान एनर्जी पे ओपनिंग के ट्रेड में बिल्कुल ध्यान बनाए रखें। 2 से 3 दिन का व्यू भी इसमें लिया जा सकता है। 630 और 650 के 2 लेवल्स हैं ऑन दी अपसाइड जो मैं वॉच कर रहा हूँ, और ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 595 से 600 का जो जोन है ये अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्वान एनर्जी मेरे रेडार पे है फ्रॉम द नियर टर्म। क्या स्वान एनर्जी आपकी तरफ से हो गया? कपिल, आप कौन सा शेयर दे रहे हैं? जी, मेरा यहाँ पे एक रुझान ये है कि मार्केट काफी एक्सटेंड हो गया है 21,800 मार्केट के लिए काफी ज्यादा रेशंस भी एक स्टिफ रेशन पे बना हुआ है। यहाँ पे ऑटो सेक्टर थोड़ा सा बिछड़ा हुआ काउंटर लगता है, क्योंकि काफी मोमेंटम आ रहा है, जो एक स्पेसिफिक पैक नहीं आ रहा है, 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स आ रहा है, लेकिन जो एलसीवीज है वहां पे हमें कुछ खास मोमेंटम देखने नहीं मिला हुआ है। अशोक लेलैंड जो अभी 174 के लेवल पे चल रहा है, इसको 3-4 दिन पहले भी हमने रिकमेंड किया था अशोक लेलैंड, लेकिन इतनी बड़ी हुई मार्केट में भी अशोक लेलैंड
पे कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया हुआ है। जो भी कुछ अपसाइड मूव आया है वो फिर से रेजिस्टेंस पे आ गया और आज इंट्राडे में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो 173 के लेवल पे शॉर्ट करना बनता है 178 के स्टॉप लॉस के साथ, और नीचे में हमें 168 और 165 के डाउन साइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। आप ये अशोक लीलैंड के बारे में, हालांकि ये भसीन साहब भी अशोक लीलैंड के बारे में हमको एक कॉल देके गए हैं, ये आपकी तरफ से हो गया। अब सोनी, आपका ओपनिंग कट्स होता? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा BHEL में काफी अच्छे रोलओवर्स के साथ शुरुआत किया है। कल काफी एक म्यूटेड सेशन दिया था, बट आज मुझे लगता है कि ये मोमेंटम वापस आ गया है। सो करंट लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। हल्की सी डिप मिलता है टुवर्ड्स 225, तो उसी लेवल तक आप बाय कर सकते हैं। 220 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 235 238 टारगेट। BHEL काफ़ी कॉन्फिडेंस है BHEL पे, और ये चलता भी है, प्रूव भी कर रहा है। पहले नहीं चलता था, अब अच्छा चलता है। एक काम करते हैं, किरण आपका ओपनिंग का सौदा? सो हमारा जो ओपनिंग का सौदा है वो कहीं ना कहीं डीमार्ट है। डीमार्ट का अगर आप चार्ट देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। लास्ट 3 दिन से हम देख रहे हैं कि सुबह का जो लो होता है वो शाम को रिकवर हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप वही डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो आप बुलिश जो हार्मोनिक पैटर्न एक बनी हुई है कैंडलस्टिक के हिसाब से भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। सो मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट या तो रिवर्सल हम डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंट्राडे तो नहीं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू रखते हो 10 से 15 दिन के लिए आपको होल्ड रखना है तो मेरे हिसाब से डीमार्ट आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। 3700 का एक स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप ऊपर में 3850 3900 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर। तो डीमार्ट वुड बी द प्रेफर्ड। आज ओपनिंग के बाद आप देखेंगे 21800 पार नहीं हुआ, मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, और 21800 जब तक पार नहीं होगा मार्केट स्ट्रगल करता रहेगा। तो आप देखेंगे आज का, देखिए अब वापस से थोड़ा थोड़ा नीचे आया। एक बार बैंक निफ्टी भी दिखा दीजिए आप। 45,500 सवा 500 के आसपास बेस बनाने की वो कोशिश कर रहा है। तो देखिए ये 500 के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी 10-15 मिनट और दे देते हैं हम, और देने पर पक्के होने पर ही सौदा लेंगे, नहीं तो मैंने आपको दोनों टारगेट्स ऑलमोस्ट बताए हुए हैं 21800 45,500 वाले। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हमने कल भी ये बात रखी थी, आज भी ये बात रख रहे हैं। अगर आज आपने गैप का फ़ायदा उठाया तो ठीक, नहीं उठाया तब भी ठीक है। और 2-4 शेयर में आपको जरा और स्क्रीन पे फाइनेंस के देखिए काफी तेज गिरावट देखिए। हाँ, यही मेरे को सोनी से एक्चुअली पता करना है। 5% नीचे। हाँ, सोनी आपने बजाज फाइनेंस पे उसको रोका भी था, और ये बात अच्छे से भी बताई थी कि इसको मत करना अभी ट्रेड, क्योंकि मेरे को भी सर मैंने आपको बताया ना, आप असेट क्वालिटी को खराब करोगे ना तो आपको मार्केट अभी लाइक नहीं करेगा। कितना भी हाई ना हो। AUM का देखो, AU बैंक का ना कल ऐसे वैसे देखा जाए उसके नंबर बहुत खराब नहीं थे, लेकिन असेट क्वालिटी खराब थी तो पनिशमेंट हो गई। कहने को ये PMS की कंपनी है, मतलब PMS का ना इसको होल्डिंग कंपनी है, इसको रखना चाहिए आपको पोर्टफोलियो में, स्विंग की कंपनी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भी एसेट क्वालिटी को खराब करोगे ना, बाजार को पसंद ही नहीं आता। और इस पर देखने को मिला है जिनके नतीजे थोड़े भी खराब ना, बाजार ने इसको बहुत पनिश किया है। आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर लाओगे तभी रिवॉर्ड मिलेगा। मिल रहा है। सोनी एक बार क्या किया जाए, 4% नीचे है, कोई बेस बनाए या फिर छोड़ दें आज के लिए इसको? जी, अभी भी वही व्यू रहेगा मेरा, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। जैसे कि आज कहा है कि एक लग रहा था टुवर्ड्स 6800 6900 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। आज पे आप देखेंगे तो लो 6840 को ही मारा है, इसको अवॉइड कीजिए। क्लोजिंग 6900 के ऊपर अगर दे पाता है तो हम कल के थ्रू कल ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि इसमें एंटर करना चाहिए कि नहीं। बट क्लियर कट था, शॉर्ट रोल ओवर्स थे और इसको अवॉइड करना स्टार्टिंग से ही बन रहा था। सो अभी भी अवॉइड पे रखिए इसको, अभी ट्रेड इसमें नहीं बनता। और मैं सभी मेहमानों से ना रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने भी अपने अपने ट्रेड दिए हुए, जैसे कुश ने दिया है, स्वाम और अशोक लीलैंड, कपिल, BHEL, सोनी, डीमार्ट, किरण जी ने दिया है। जब भी आपके थोड़े टारगेट हिट हो ना, आप हमको बता दीजिएगा सर। कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट हिट हो और आप उसमें से प्रॉफिट बुकिंग करवाना चाहो, हमसे और आपसे दोनों से मिस हो जाए। इसलिए आपका जैसे भी टारगेट हिट होता है, जैसे मैं BHEL देख रहा था, अभी BHEL 5% हो गया देखते ही देखते। जहाँ तक मेरे को ध्यान है 3% पे सोनी ने दिया था, अभी 5% है। सोनी आपका टारगेट हिट हो ना, बता देना आप प्लीज़, ठीक है ना। और आपको बधाई BHEL के लिए, आपका 5%। BHEL चलता नहीं इतनी स्पीड से, लेकिन आज शुरुआत में सोनी के बोलते रॉकेट हो गया एकदम से। आते हैं छड़ी बढ़िया। कपिल एक शेयर चेक करोगे आप, FSL फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के नाम से कंपनी, IT की है, 7 रुपये ऊपर है, 3.5%, 200 रुपये का शेयर है FSL। इस शेयर को जरा चेक करो। क्या मैं ना इसको कम से कम 1 महीना रखूँगा।
जी बिल्कुल बेशक आज का मार्केट का रुझान कहाँ पे आईटी सेक्टर की ओर ही बन रहा है और सेक्टर रोटेशन आपके बनते रहते हैं। यहाँ पे आज आईटी सेक्टर का नंबर लगा हुआ है। स्ट्रक्चर एफएसएल का मैं देखता हूँ तो काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पैटर्न 2007 से लेकर 2020 तक एक ही रेंज में बनता रहा और जब भी ऐसे स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट्स आते हैं तो उनका स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता है, पॉजिटिव हो जाता है, जो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं ऑन द लोअर टाइम फ्रेम कि जब भी आपको कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिलती है तो आप कॉन्फिडेंटली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेंड या फिर डेली चार्ट देखता हूँ तो पिछले 6-7 दिनों से कुछ करेक्शन आया था, लेकिन ये करेक्शन जो 188 के लेवल के पे आया था वो स्टॉक ने यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट था और प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट था और आज के दिन में फिर से हमें एक बढ़ोतरी देखने मिल रही है। काइंड ऑफ फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो आज के दिन के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक की मोमेंटम को चेस कर सकते हैं। ऊपर में हमें 215 के अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल सकते हैं। तो फर्स्ट सोल्यूशन में और मजबूती देखने को मिल सकती है। दो स्टॉक्स और देखें फटाफट कुछ। CESC शेयर में तेजी से हम देख रहे हैं कि तेजी देखने को मिल रही है। करीब मैं देखते देखते करीब जो है 5.5% की मजबूती देखने को मिली है। और IT स्टॉक्स की बात की, एक और IT स्टॉक्स देखिए बिरला सॉफ्ट, वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली आज के शुरुआती कारोबार में। तमाम मिड कैप IT स्टॉक्स में तो तेजी देखने को मिली है। दोनों में से कोई एक शेयर पसंद आ रहा है क्या आपको, CSC और बिरला सॉफ्ट? मनीष, बिफोर आई कमेंट ऑन एनी ऑफ दीज, जैसे डिम्पी मेंशन करे थे, एक क्विक अपडेट दे दूं। श्रीराम फाइनेंस हमने सुबह सुबह डिस्कस किया था एज वन ऑफ आवर पिक्स फॉर द डे। 2460 का पहला टारगेट था, 2525 का दूसरा टारगेट था, तो पहला टारगेट अचीव हुआ है। अब मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे जो सेकंड टारगेट है उसके लिए बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ अब मूव कर दें। यहाँ पे मेरे हिसाब से अब 2400 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो श्रीराम फाइनेंस यहाँ पे आपको टारगेट हिट होता हुआ नजर आया है। अब अगर हम बात करें उन दो शेयर्स की, बी सॉफ्ट, देखिए दोनों ही शेयर्स जो हैं मेरे हिसाब से बाय करने लायक हैं। तो अगर चूज करना हो तो मैं सिंपल कर दूं, 50-50 करके दोनों में फंड्स डिवाइड कर दीजिए अगर नया ट्रेड ले रहे हो तो। हल्का सा कंसोलिडेशन बायस था, फिर भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था बी सॉफ्ट को पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 875 और 900 तक के लेवल्स हैं, ये आ सकते हैं ऑन द अपसाइड। एंड 835 यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो इसे स्टॉप लॉस के तौर पे लेके चले। CESC पिछले कुछ दिनों में हमारा भी सजेशन, हमारा भी रिकमेंडेशन रहा है। एक अच्छे शार्प रनअप के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया था, बट जो रिकवरी आई है दैट इज ऑल्सो बीन इक्वली फास्ट। तो आई थिंक यहाँ पे भी एक बाइंग की पोजीशन जो है ये बनाई जा सकती है। नियर टर्म में 151 एंड 155 के लेवल्स हैं जो आते हुए दिख सकते हैं, बट मोमेंटम के हिसाब से स्टॉक यहाँ पे और ऊपर जाने की भी दमखम रखता है। स्टॉप लॉस 142 के करीब लेके चले। खैर इस बीच आपको बता दूं, मैं निफ्टी के अंदर गिरावट आई है, अब ये लाल निशान में आ चुका है और सुबह हमारा जो स्टांस था वो बिल्कुल ठीक जाता हुआ दिख रहा है। 21,800 नहीं दिखेगा, नहीं आएंगे। 21,800 नहीं टिकेगा, नहीं आएंगे। और कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी, बुक द प्रॉफिट लीव द मार्केट। ये वैसा बाजार नहीं रहा कि अब आपको 2000 पॉइंट आप आंख बंद करते रहो, अच्छी अर्निंग्स आए बुरी अर्निंग्स आए कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होगा बॉस। अब वो ख़त्म हो गया वो फेज़। आपको यकीन नहीं हो रहा तो भले अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा। अब तो थोड़ा बहुत आपको सतर्क और एक्टिव रहना पड़ेगा। और जो हो रहा है ना जल्दी जल्दी हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग आती है, इतनी जल्दी आ जाती है कि 2 दिन का काम एक ही दिन में हो जाता है। प्रॉफिट बुकिंग आती है जिसको आना चाहिए था 4 दिन में, वो 2 ही दिन में हो जाती है। HDFC की वजह से पूरा बाजार हिल जाता है। मतलब सबको जल्दी है बाजार में, तो ऐसा हो गया है, हो भी गया क्या दिख भी रहा है तो स्क्रीन पे आपको और मेरे को फील ही हो रहा है अगर आप स्क्रीन देखते हैं तो। खैर एनी हाउ मैं कुछ और स्टॉक्स जरा पता कर रहे थे। एक बार जरा स्क्रीन पे रिलायंस दिखाइए। तो रिलायंस आज थोड़ा नीचे जा रहा है और एक शेयर मैं और अब ढूंढ के बैठा हूँ जिस पे मेरे को जरा एक रिकमेंडेशन लेनी है पेट्रोनेट LNG पे किरण से। रिलायंस डेज लो, तो कल का मोमेंटम लो डिलीवरी बेस की वजह से, डिलीवरी बढ़ी क्या 75 से 76 हुई है। डिलीवरी 1% बढ़ी थी, ऑलरेडी हाई डिलीवरी था, ये एवरेज से ज़्यादा है। 62% की एवरेज डिलीवरी थी रिलायंस पे। रिलायंस दिखाओ, रिलायंस 62% एवरेज डिलीवरी थी, तो 75% हो चुकी थी। कल जब तेज़ी आई तो डिलीवरी डाटा चेक करो तो 1% बढ़ा। कन्विक्शन का लेवल उतना स्ट्रांग नहीं था कि सेकेंड डे रिपीट करेगा, और कल बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी तेज़ी इसके अंदर थी। इसका एक पीयर भी दिखाओ ONGC, जो कल दोनों चले थे। ONGC भी दिखाना एक बार, यस ONGC भी दिखाओ। ONGC का मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने डिलीवरी का डाटा चेक नहीं किया। मैं अभी थोड़ी देर में 1 ही मिनट के अंदर आपको इसका डाटा चेक करके थोड़ा वो बता देता हूँ। जब भी कोई बड़ा शेयर चले उसके पीछे आप डिलीवरी डाटा जरूर चेक करना चाहिए कि उसमें चेंज कितना आया है, स्ट्रॉन्ग हैंड है या वीक हैंड है। अच्छा एक शेयर जो मैं पता करना चाहता था, पेट्रोनेट LNG, स्क्रीन पे दिखाइए जरा।
किरण, आप इस शेयर को चेक करेंगे, इसका आज का ओवाई काफ़ी अच्छा है, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। इसका 5% के आसपास का बिल्डअप है, प्राइस एक्शन भी अच्छा है। सर सीरीज के लिए रखना चाहता हूँ, रख लूँ? पेट्रोनेट एलएनजी रख सकते हैं। रीजन बीइंग आप देखोगे तो एक लंबा 4-5 महीने का जो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, राउंडिंग बॉटम, वो ब्रेकआउट है। साथ ही साथ आपने जैसे बताया है कि लास्ट 2 दिन से लॉन्ग बिल्डअप भी हो रहा है, प्राइसेस और ओआई दोनों ऊपर जा रहे हैं। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है काउंटर, तो कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज आपको थोड़ा लंबा समय देना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि पूरी लंबी ये सीरीज के लिए हम लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। नीचे में एक आपको एग्रेसिव जो स्टॉप लॉस रखना है वो 255 का रखना है। जब तक 255 का स्टॉप लॉस नहीं होता है, कोई भी गिरावट आती है करंट मार्केट प्राइस से, आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल जिस तरह के यहाँ पे चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं, 290 से 300 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली पेट्रोनेट एलएनजी लॉन्ग करके जा सकते हैं। लो बीटा काउंटर है, तो समय थोड़ा आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन 255 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रख सकते हैं। तो ये रहा पेट्रोनेट एलएनजी पे। रेलवे स्टॉक्स में देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी देखने को मिला। इसमें जो शेयर है ना वो टेक्समैको रेल, देखिए आज के ट्रेड में थोड़ा कम वॉल्यूम का शेयर है, लेकिन इस शेयर में लगातार देखिए सुबह से ही बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास से शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंच रहा है। 5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। पिछले दिनों का यही हाई था 222-223 का, उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है कुछ। क्या यहाँ से लगता है तेजी और देखने को मिल सकती है टेक्समैको रेल में? जो हमने पिछले कुछ दिनों में फॉल देखा था, दैट वाज इन लाइन विद द मार्केट, और जो एक पीएसयू में ओवर हीटिंग हो गई थी, वहां का करेक्शन था। अब उसके बाद अगर आप देखें तो ज्यादातर पीएसयू स्टॉक्स जो हैं उन्होंने अपने जो प्रीवियस लेवल्स हैं उनको टच कर लिया है या उनके बहुत करीब हैं। तो आई थिंक ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगी इस तरह के पॉजेस के बाद। अभी भी अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी स्टीम बाकी है। नियर टर्म में 235-250 के जो लेवल्स हैं, इनको पोजिशनल टारगेट लेके टेक्समैको रेल अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। जिनके पास पुरानी पोजीशन रही हो, बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करें। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग का दिन आया था, बट दैट्स ऑल इट वाज। एक दिन था, बाद में स्टॉक फिर से रिकवर कर रहा है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 215 से 210 का जो जोन है, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। 215 से लेकर 210 के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। डिम्पी, एक बार इंडिया विक्स देखिए, करीब करीब 5-5.5% की जो है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। कैसे समझे इसको? मार्केट डे लो के आसपास इंडिया विक्स में उछाल, बजट चुकी है, तो उसकी वजह से आपने इसका आधा जवाब दे दिया कि सामने बजट है, दूसरा आप अर्निंग्स के फेज में चल रहे हो आप, तो इंडिया विक्स तो बढ़ना है ना, वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, अपने चम पे आएगी। देखिए दोनों तैयार है ना, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार है। बजट खराब लाओगे तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एक सेना हो गई। बजट अच्छा लाओगे तो हम कवरिंग करवाएंगे, बेचे या प्रॉफिट बुकिंग करें, व्हाटएवर जैसे भी उनका लगता है। बजट अच्छा आया, एक ट्रिगर बनेगा, सरकार की पॉलिसीज और क्लियर होंगी, चुनाव तो ऑलमोस्ट डिस्काउंट ही हो रहा है मार्केट के अंदर, है ना, तो फिर वो भी तैयार है। तो जब दोनों तरफ की सेना तैयार होती है ना, तो भय बनता है, भय कि युद्ध होगा। ये युद्ध वही विक्स है। ये इसलिए कल 13%, ये 6% बढ़ा है। कुछ अगर मैं कहीं गलत हूं मेरे को करेक्ट करना, ये वो भय है मार्केट के अंदर जो बढ़ रहा है। लेकिन ये भय दोनों तरफ के लोगों के पास है, दोनों डरे हुए हैं कि अच्छा वो ना जीत जाए कि वो ना जीत जाए। इसलिए आप देखोगे ना, आप हर 2 मिनट में 5 मिनट में आप सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी को चेक करो, जुब 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 ऐसे करेगा। जो जीतेगा वो उसका बल्ले बल्ले जो जीतेगा उसको रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा, यही डर ज्यादा हो रहा है। हाँ, जो मिलेगा उसको बड़ा रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, क्योंकि 16-17 का विक्स आपको बड़े रिवॉर्ड के लिए तैयार कर रहा है। खुश, अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप मेरे को करेक्ट कीजिए। मैंने मनीष जी का जवाब सही दिया कि नहीं क्वेश्चन का? नहीं, बिल्कुल सही है डिम्पी। इनफैक्ट अगर आप देखें कल के दिन बढ़ते हुए मार्केट में अगर विक्स बढ़ा है तो ऑब्वियसली उसका कारण इवेंट रिलेटेड ही है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है जो जीत होगी ये ऑप्शन सेलर्स की होगी। हालांकि हम ये रेकमेंड नहीं करते हैं एटलीस्ट ऑन पब्लिक फोरम्स, बिकॉज बहुत रिस्की ट्रेड होता है। बट इवेंट के पहले जो नए नए ऑप्शन में ट्रेड करना सीखते हैं, वो ये सोचते हैं कि बड़े इवेंट के पहले दोनों लॉन्ग करके चलो कॉल पुट, कहीं ना कहीं तो पैसा बनेगा। मार्केट अब इससे कहीं ज्यादा मैच्योर हो चुका है, इसीलिए अगर आप देखें तो कोई बड़ा मूवमेंट आएगा तो भी ये बढ़े हुए विक्स के चलते आपको ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनेंगे। तो आई थिंक ये ऑप्शन सेलर्स की जीत होगी। बहुत ज्यादा कोई बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड तो है नहीं। तो जब विक्स क्रैश होगा पोस्ट बजट, तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि जो ऑप्शन सेलर है उनके जो रिवॉर्ड्स हैं ये थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। दैट सेड, इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन टू सेल ऑप्शंस, बट हाँ, ये जो सारा मूव देख रहे हैं आप, ये प्री बजट मूव ही है विक्स में। इनफैक्ट ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहें तो बजट के लिहाज से ना करें, इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करके चले। पोजिशनल ट्रेड ऑप्शंस में बाय करके बजट के हिसाब से ना ले जाए, ये मेरी रणनीति रहेगी फ्रॉम एन एक्शनेबल पर्सपेक्टिव। अपडेट ले लिए। अभी थोड़ी देर हमने पहले चर्चा की थी, कुछ ने कहा था मुझे ये पसंद आ रहा है। सीएससी देखिए, अब हमने 5% पे चर्चा की थी, अब देखिए 7% की तेजी के साथ दिन के ऊपर स्तर पर। बहुत बढ़िया, शानदार।
अच्छे स्टॉक सिलेक्टेड हों और उसके बाद अगर एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट मिल जाए तो आपका दिन बन जाता है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ हो सकता है 50% लोगों ने इस शेयर को समझा हो, जाना हो, लिया भी हो, लेकिन उन 50% लोगों को हमने, जिन्होंने नहीं लिया ना, उनको ये रोक दिया कि आप इसको शॉर्ट मत करना। तो ये भी तो एक बात है। खैर आगे बढ़ते, 16-17 पॉइंट की गिरावट है। मैं आपको बताऊं इस समय इतनी चर्निंग चल रही है, अगर मैं स्क्रीन को बहुत अच्छे से समझता हूं तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता सकता हूं, दोनों के मन में द्वंद्व चल रहा है और ऐसा जोर का चल रहा है ना कि अगला 10-15-20 मिनट और ये शायद चलता रहे इसी तरह से। इसलिए बी अवेयर, सावधान, कुछ ना कीजिए, अभी बैठ जाइए शांति से, बाजार को पक जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। एक अच्छी बात है जिसने भी ये शेयर फायर किया है वह HUL का जरा दिखा के रखिए और सामने ITC लगा के रखिए। ITC वर्सेस HUL दोनों प्लेट एक साथ लगा दीजिए और जरा सामने रखिए सोनी पटनायक को। सोनी, एक बार HUL और ITC के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, नंबर पार कर चुका है। HUL के नंबर बहुत पहले आए थे, अब ये अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये शिफ्टिंग हो रही है क्या थोड़ा सा? अगर ये शिफ्टिंग का बेनिफिशियरी है तो हम भी शिफ्ट करेंगे, ITC से पोर्टफोलियो HUL की तरफ लेके जाएंगे, या नहीं करें, अभी कुछ ना करें? जी डेफिनेटली डिम्पी जी, आई थिंक आपने एकदम सही इसको एनालाइज किया है। थोड़ी सी शिफ्टिंग नजर आ रही है। आईटीसी में अगर हम देखेंगे तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट को कल ब्रेक किया है, 100 EMA के नीचे उसने ब्रेक करते हुए उसको क्लोज भी किया है। सो यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस बनेगा 455 के ऊपर। जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक आईटीसी में फ्रेश बाइंग नहीं बन सकती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम HUL पे देखेंगे तो वहां पे एक अच्छी सी थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहा है। जितना उसने लो टेस्ट किया था टुवर्ड्स 2360, रिजल्ट का इम्पैक्ट हो गया है, वहां से बाउंस कर रहा है, रिवर्सल दे रहा है। तो मेरे ख्याल से HUL में अभी एक बार 2520 के चांसेस है टेस्ट करने के लिए। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है सो HUL में थोड़ा ज्यादा कंफर्म हो जाएगा कि वो 2580 2600 की तरफ भी जा सकता है, जो कि फास्ट मूवमेंट देगा देन ITC। सो यहाँ से बेटर है कि आप ITC से मूव करके थोड़ा सा भी HUL में कन्वर्ट हो जाए एंड 2600 टारगेट के लिए पोजिशनल बेसिस पे आप इसको होल्ड कीजिए। बेसिस पे शॉर्ट का होल्ड कर सकते हैं आप इसको, HUL को थोड़ा रखें भी, और अगर पोर्टफोलियो में शिफ्टिंग करना चाहते हैं, चर्निंग करना चाहते हैं तो HUL को जरा ज़्यादा वेटेज दें। डॉन दिस लेवल का है कि अभी भी 19-20 पॉइंट का निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा है और बैंक निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट हो गए। देखिए 45 हज़ार के इंडेक्सेस हैं, लेकिन इन पे 45 पॉइंट 100 पॉइंट जोड़ने भी भारी पड़ रहे हैं क्योंकि दोनों की फाइट आपस में चल रही है। देखेंगे, मैं ऑप्शंस का ट्रेड के लिए भी वेट करूंगा। अभी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे जो ऑप्शंस का ट्रेड भी हमको बताएंगे। उससे पहले कुछ एक फटाफट से कॉल्स ले लेता हूँ कपिल से काफ़ी देर से बात नहीं हुई है। कपिल जरा एक दो शेयर चेक कीजिए, स्पीड से चेक कीजिएगा आप। हाँ, पहला शेयर है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ब्रिगेड के नाम से कंपनी 1052 रुपये की है, 4% ऊपर है शेयर। जरा स्क्रीन पे दिखाइए तो यस ये वाला। इसमें कोई ट्रेड बनता है तो बताइए सर। ब्रिगेड एक रियलिटी का एक स्टॉक है और यहाँ पे रियलिटी सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से हमें थोड़ा सा पुल ऑफ देखने मिला था, लेकिन ब्रिगेड ने तो कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही मूव किया हुआ है। आज भी जो उसके प्रीवियस डे के हर्डल थे उसके ब्रेकआउट है, तो स्टॉक को मोमेंटम में आप प्ले करना सकते हो। तो मैं इंट्राडे का चार्ट का मैं देख के बोल सकता हूँ कि 1020 का यहाँ पे स्टॉप लॉस बना के आप इस मोमेंटम को राइट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, जो लोग भी YouTube पे देख रहे हैं ना, वो क्वेश्चंस अगर अपना भेजना चाहे, देखिए कहने को एक कॉलर शो नहीं है, लेकिन आप भेजेंगे ना तो उसी से हमको पता लगेगा कि आप क्या पता करना चाहते हैं। हो सकता है हम भी अपनी तरफ से बता रहे हो, मैं इसको 2 वे कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। हम ही क्यों बताएं सिर्फ शेयर को, आपको जो पता करना तुरंत पूछो सामने, आप डालो। मैंने एक स्क्रीन पे YouTube भी लगा रखा है, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिपीट मत लिखना, एक बार को एक बार ही लिख देना, मैं अपने से पढ़ लूँगा। आप बार बार डालोगे तो फिर वो आगे सबका मौका नहीं मिल पाता। तो ये हमने ओपन रखा है, इंस्टेंट ओपन है। आप YouTube देख रहे हैं तो तुरंत अपने क्वेश्चन डालो, मैं हाथों हाथ पता कर लेता हूँ आपके लिए कि क्या करना चाहिए। ठीक, और फटाफट से मैं 2-4 शेयर और पता कर लेता हूँ। FSL एक बार वापस से दिखा सकते हैं, करीब 5% ऊपर है, 202 पे चर्चा हुई थी, 206 हो चुका है FSL। CSE मनीष जी ने ऑलरेडी आपको नोटिस करा दिया। एक मेरा फेवरेट काउंटर है ITI, आपको मैंने कई बार नोटिस कराया, डेज हाई पे ये चल देखिए रहा है। मैंने वही खोल कर रखा है। अगला सवाल मेरा ITI पे था, ये लैपटॉप आप देख सकते हैं। हाँ नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त चलता है सर। हम 7% के आसपास की मजबूती थी कुछ तो, और कपिल सोनी सब गवाए इस चीज़ की ITI के। तो ITI हमने उस लेवल पे पकड़ा हुआ था जो 300 का बहुत पीछे था तब, तो कि खबर आई थी उसके बाद से इसकी तकदीर सी बदल गया ऐसा लग रहा है। खैर ITI पे आज सर्किट लग जाएगा क्या सर? खुश, एक बार जरा चेक करना। देखिए कह पाना मुश्किल है, प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज उस तरीके का मोमेंटम हम स्टॉक में देख रहे हैं, स्पेशली मार्केट के विपरीत जाके अगर स्टॉक इतनी अच्छी तेजी दिखा रहा है
तो बिल्कुल, बट मान लीजिए सर्किट ना भी लगे तो भी इसका जो अपसाइड है ये फिर से 375 के करीब जो इसके न्यू हाई से वहां तक के लिए फिर से ओपन हो गया है। और इस स्टॉक की अगर आप देखें तो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक रही है कि उन्हें कंसोलिडेशन फेज में जाता है, फिर एक ब्रेकआउट आता है शार्प और फिर से कंसोलिडेशन के दौर में चला जाता है। ये लास्ट वाला राउंड जो कंसोलिडेशन का था, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा शॉर्ट था। यहाँ से 375 टच होते ही वापस आप 395 के लेवल्स तक के लिए इसमें प्ले कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 335 के करीब रहेगा, उसी के आसपास इसका 20 डे मूविंग एवरेज भी है, जिसको ऑन द डाउन साइड इसने बस टच किया था और वहां से रिबाउंड हो गया है। तो एक अच्छा डिप आया है और उसके बाद फिर से एक अच्छी रैली शुरू हो रही है यहाँ पे, तो आईटीआई में एक लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। हमने आपको बजट की स्टोरी से बिल्कुल आपको विश्राम नहीं देंगे। आपको हमने बाजार खुलने से पहले भी एक हाउसिंग सेक्टर के रिगार्डिंग खबर बताई थी, अंकुर ने बताई थी। अब प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे से जुड़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी एक अहम खबर आ रही है, जरा उन्हीं से पता करते हैं, फिर कुछ शेयर मिलेंगे तो वो भी जरा ट्रेड करेंगे। प्रकाश, गुड मॉर्निंग, बता दीजिए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार आगामी अंतरिम बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए राहत की घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि वैसी कंपनियां जो कि नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है उसके लिए जो लोअर टैक्स रेट यानी कि 15% टैक्स रेट का जो बेनिफिट है उसको लेने की जो म्याद है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। जो इस वक्त डेडलाइन है वो 31 मार्च 2024 है। इसमें साल भर की बढ़ोतरी की जा सकती है और इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2025 किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो भी कंपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही हैं, उनको लोअर टैक्स रेट का जो बेनिफिट है वो मार्च 2025 तक मिलता रहेगा। इंडस्ट्री लगातार इस बात की मांग करती आई है कि जो एग्जिस्टिंग डेडलाइन है उसमें बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है, ताकि कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट से संबंधित, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने से संबंधित जो रणनीति है वो तैयार कर पाएँ। लिहाजा सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। इससे देश के लिए नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनने में भी मदद मिल पाएगी। और इस वक्त जो कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो इंडिया की तरफ काफ़ी उम्मीदों से देख रही हैं। लिहाजा सरकार अगर इसमें बढ़ोतरी करती है तो ग्लोबल कंपनीज़ भी देश के अंदर नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि साल 2019 में सरकार ने इस तरह के प्रावधान की घोषणा की थी, जिसमें इस बात का ऐलान किया था कि कोई भी कंपनी जिसका गठन कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसका गठन अक्टूबर 2019 यानी कि 1 अक्टूबर 2019 तक या उसके बाद हो रही है वो इस प्रोविज़न का बेनिफिट ले सकती हैं, लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकती हैं। हालांकि इसके पीछे एक शर्त ये थी कि उन्हें जो प्रोडक्शन है उसकी शुरुआत मार्च 2023 तक करना होगा। हालांकि इस डेडलाइन में बढ़ोतरी की गई और अब 31 मार्च 2024 कर दिया गया। अब हमें सूत्र बता रहे हैं कि इसमें 1 साल की और बढ़ोतरी की जा सकती है। सीधे तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा सेक्टर जिस पर सरकार का लगातार फोकस रहा है। अब कुछ स्टॉक्स पर लौटते हैं। कुछ एक शेयर देखिए अभी भी जो है शेयर में तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। और भी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन देखिए, हम देख रहे हैं तमाम स्मॉल कैप और मिड कैप IT स्टॉक्स में आज कम से कम तेजी है और ये शेयर अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रहा है। 200 के ऊपर मजबूती के साथ अब टिक रहा है। क्या लग रहा है यहाँ से और तेजी देखने को मिल सकती है क्या शेयर में? तो मिल सकती है। इनफैक्ट अगर मैं कुछ इसके सेटअप देखूं, जो हमारे कुछ टेक्निकल सेटअप होते हैं उसके लिहाज से, उस लेंस से अगर मैं इसको देखूं तो मुझे लग रहा है कि अभी तो रैली इसमें फिर से शुरू हो रही है। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन या कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के फेज के बाद आज का जो मूव है ये काफी एनकरेजिंग है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे अपसाइड जो है ये और ऊपर का आ सकता है। सो 220 एंड देन वंस दैट इज टेकन आउट 235 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। मोमेंटम अभी स्टॉक में फिर से शुरू ही हो रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पोजीशन लेके आपके व्यूअर्स या ट्रेडर्स ऑलरेडी ले रखे हों तो यहाँ पे 198 के करीब स्टॉप लॉस लगाएं और अगर नहीं ले रहे हो तो भी फ्रेश पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस वही रहेगा 220 एंड देन 235 इनफैक्ट तक के लेवल्स के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक रेडी हो रहा है और हो सकता है बहुत तेजी से आए। मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी स्टीम पिकअप कर रहे हैं। आपके बहुत सारे सवाल हमको मिल रहे हैं, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपकी झड़ी से लगी आपको, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सवाल लूँ और कौन सा छोड़ दूँ। लेकिन मैंने डिम्पी चर्चा कर रहे थे पन्ना दिखाइए, पन्ना। हाँ, मैंने तो पन्ना दिखाइए। लगातार डिम्पी जो है ना इस पन्ने में सारे स्टॉक्स लिख दिए मैंने। जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं डिम्पी लिख रहे कि फटाफट पूछूंगा, लेकिन शायद उससे पहले कुछ और आप लेना चाहते हैं। मैं पहले एक ऑप्शंस का ट्रेड फटाक से ले लेता हूँ और उसके बाद में जो आपके सवाल आए ना, कुछ एक सवाल जल्दी से लूंगा। और सोनी और कपिल जी, खुश जी, तैयार हो जाना, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने, स्पीड से लूंगा, लेकिन पहले एक ऑप्शंस का ट्रेड। नमस्कार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितेश जी, नमस्ते। बताइए सर, ऑप्शंस का ट्रेड।
देखो ऑप्शंस में अगर हम लोग देखेंगे तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूवमेंट कर रहा है और आईडीएफसी बैंक उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो आईडीएफसी बैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 85 का जो कॉल ऑप्शन है उसको प्लस करके चलना चाहिए और ₹2.20 ₹2.30 इस लेवल के आसपास बाइंग करें। ₹1 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए ₹4.5 से लेके ₹6 ये टारगेट दिखा सकता है। कॉल प्लस करवा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट की 85 की स्ट्राइक है, ₹2 में मिल जाएगी। अच्छी कॉल है, सस्ती कॉल भी पड़ रही है आपको। स्टॉप लॉस ₹1 का है, लक्ष्य ₹4.5 का, 15,000, 16,000 और करीब 9,000। तो रेशो हो गया 1:2 पूरा नहीं बना, 1:1.5 समझ लो आप, 1:1.5। लेकिन फिर भी सौदा प्लस करके देख लो। अगर आपको एक लॉट लेना तो एक ही लॉट से काम करो। थोड़ा सामने इवेंट है, 16 का विक्स चल रहा है, कम थोड़ा वॉल्यूम रखना चाहिए। ठीक है निश्लेष जी, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। ऑप्शंस का ट्रेड जरा स्पीड से तैयार हो जाइए। आपकी झड़ी लग गई है सवालों के, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने कुछ एक सवाल छांट लिए, मैं जल्दी जल्दी से लेता जाता हूं, आप भी जल्दी जल्दी सुनते जाइएगा, मेहमान जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स से शुरू करते हैं। सोनी जरा बताइए स्नोमैन लॉजिस्टिक क्या किया जाए? जी यहाँ पे थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, एकदम सपोर्ट पे है बट अगर 69 के नीचे ब्रेक करता है तो और थोड़ी गिरावट की नजर आ सकती है टुवर्ड 65, सो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए, अभी ये फिलहाल बाई नहीं। वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए, वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में। कपिल आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। वीआईपी इंडस्ट्रीज बेसिकली साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड नहीं रहा हुआ है अभी तो, कोई ट्रैक्शन इसको बेहतर है कि अवॉइड करें। अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। वीके अग्रवाल जी ने कहा था जेके पेपर का पता कर लेना। जेके पेपर खुश, आप जरा बताओ जेके पेपर। हम स्टैंपिंग भी लगाते जा रहे हैं, आप उसे आइडिया लेते जाना। जेके पेपर देखिए स्टॉक ने अच्छा खासा रिबाउंड दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ से अपसाइड जो है ये बढ़ सकता है 455 460 के लेवल्स के आसपास। बट जिस तरह की वॉलेटिलिटी स्टॉक में है, मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस जो है ये लगा के चलें, क्योंकि इसमें जो फॉल आती है ये भी शार्प आती है। तो 435 के करीब अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें। यहाँ पे 450 और 460 के लेवल्स के लिए राइड करें। बट मैं रिआइटरेट करूंगा कि स्टॉप लॉस इस स्टॉक में जरूर लगाते चलें। ठीक है। आईआरएफसी के बारे में भी एक सवाल आ गया है। आईआरएफसी सोनी जल्दी से, आईआरएफसी। देखिए स्टॉक काफी अच्छे से एकदम मूव किया है और अभी हम देखेंगे तो काफी ऊपर ऑलरेडी आ गया है। अगर आपको पोजिशनली डिप मिलता है टुवर्ड्स 150 तो यहाँ पे डेफिनेटली एंटर करना चाहिए। थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी, 150 की तरफ आप बाई कीजिए, दोबारा वहां से बाउंस करेगा टुवर्ड्स 180। स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं 140। क्या जोमेटो के बारे में भी है? जोमेटो कपिल जरा चेक करना, जोमेटो पोजिशनल ट्रेड रखना है। जोमेटो भी ने काफी टाइम से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 143 148 के लेवल के, यहाँ पे 136 पे साइडवेज में ही चल रहा है। ये स्टॉक आपका 138 का लेवल क्रॉस हो जाए तो उसके बाद में ही बाय बनेगा, क्योंकि पिछले 6-7 दिनों से 138 का लेवल ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो बाय अबाउट 138। इसके अलावा एक और शेयर है अंबुजा सीमेंट, एक बार जरा चेक करेंगे अंबुजा सीमेंट। ये सभी सवाल आपके पास दिखा भी दे रहा हूँ स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, और आपके लगातार मेरे को सवाल मिल रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके जल्दी जल्दी लिए जाए सवाल उनके मैं फटाफट से ले लेता हूँ। ठीक है, अंबुजा सीमेंट, एक बार जरा अंबुजा सीमेंट चेक करेंगे खुश आप। डिम्पी देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है अपसाइड जो है ये अभी फिलहाल कैप्ड है 600 के पास। तो मान लीजिए अगर कोई डेरिवेटिव में ट्रेड लेना चाहता हो तो 600 इज स्टिल अ वेरी गुड टारगेट कंसीडरिंग द लॉट साइज एंड द अप मूव। तो उस लिहाज से अगर कोई लेना चाहता हो तो 600 के टारगेट तक के लिए यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस जो है ये 573 के आसपास बन रहा है, बट 600 के आसपास हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले। साइकोलॉजिकल लेवल है लेकिन साथ ही साथ ऑप्शन में बेस अच्छा है, तो 600 के लेवल के लिए अगर चाहे तो बाय करें। कोई इन्वेस्टर हो तो फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एडिशन ना करें, 600 पार होने के बाद देखेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे भी एक सवाल है। शिपिंग कॉर्पोरेशन जरा चेक करके बताएंगे आप सोनी, SCI शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जी डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम देखेंगे शिपिंग कॉर्पोरेशन अच्छा है बट रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स 215, सो एक बार 215 को ब्रेक करते हैं तो फ्रेश बाय कर सकते हैं, या फिर दूसरा स्ट्रैटेजी बनेगा कि आप टुवर्ड्स 200 190 के बीच में आप बाय ऑन डिप्स की सलाह रखें, तो स्ट्रैटेजी रखेंगे तो बेटर रहेगा। सो या तो आज 215 के ऊपर गया तो आप बाय कीजिए 225 228 टारगेट के लिए, अगर नहीं जा पाता है नीचे आता है तो बाय ऑन डिप्स कीजिए टुवर्ड्स 190 सपोर्ट। ठीक है, अभिषेक सिंह ने एक सवाल भेजा, उनको बार बार भेज रहे हैं कामत होटल के बारे में। मैं अभिषेक मैं आपके थोड़ी बेचैनी समझ सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ आपका सवाल। कामत होटल एक बार जरा चेक करेंगे। कामत होटल, अभिषेक का सवाल हमको मिला हुआ है। कामत होटल एक बार स्क्रीन पे दिखाएं और कुछ जरा आप इसको चेक करके बताइए कामत होटल क्या करें इस पे।
डिम्पी, पहले तो मैं आपको मतलब शाबाशी देना चाहता हूँ। मतलब मैं भी यूट्यूब पे पैरेलली ये चेक कर रहा हूँ और जिस स्पीड से क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे पता नहीं आप कैसे इनका ट्रैक रख रहे हैं बट दैट इज अ फैंटास्टिक जॉब दैट यू डूइंग। देखिए, कामत होटल प्रॉफिट बुकिंग के दौर में है। सेलिंग में वॉल्यूम थोड़े से टेपर ऑफ हो रहे हैं, वो एक एनकरेजिंग साइन है। बट जो ये फॉल है, ये कहीं अरेस्ट होती हुई नहीं नजर आई। आज पहला दिन है 4 दिन की सेलिंग के बाद, जहां पे हल्की सी पॉजिटिविटी यहाँ पे नजर आ रही है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए तो स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करें। और अगर मान लीजिए आपके पास पोजीशन हो, जो मैं जांच रहा हूँ इस बेचैनी से कि शायद हो सकती है, तो 315 से 320 का जो जोन है, यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। इसके नीचे स्लाइड होने में स्टॉक में जो गिरावट है, ये और बढ़ सकती है। अब एक काउंटर व्यू भी दे देता हूँ। अगर यहाँ से स्टॉक संभल जाता है, तो आई थिंक 345 का पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट है ये 360। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करें, एक्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसे होल्ड करें विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 310। देखिए, जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिल रही है। IEX देखिए, वहाँ हम देख रहे हैं खरीदारी देखने को मिली, और BEML देखिए, इसमें भी मजबूती देखने को मिली। दोनों स्टॉक्स जो है ना, कहीं ना कहीं आज के ट्रेड में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। दोनों में से कोई एक शेयर अगर किसी को खरीदना हो तो BML भी देखिए दिन के ऊपर स्तर के आसपास आ चुका है। कुछ मनीष, मेरे हिसाब से यहाँ पे BEML में बिल्कुल एक पोजीशन बना सकते हैं। IEX एक रिकवरी मोड में है, अभी भी अपने कुछ की एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि ये जो रिकवरी है ये फिजल आउट हो जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप BEML देखें, पिछले 10 से 15 सेशंस का, प्रोबब्ली अ लिटिल मोर देन दैट, अगर आप देखें तो 3275 का रेजिस्टेंस था। कोशिश कर रहा था ब्रेक करने की, वीकिश मार्केट के वजह से मेरे ख्याल से नहीं कर पाया था। आज मौका मिला है तो स्टॉक ने उसे बहुत ही बखूबी ब्रेक किया है। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी पिकअप है, तो यहाँ पे 3500 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए एक व्यू बनता है। और जो स्टॉप लॉस है, जैसा मैंने बताया, 3275 का जो रेजिस्टेंस जोन था, अब स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। तो उस लेवल को अपना स्टॉप लॉस लेके चले। ब्रेकआउट कैंडिडेट, इनफैक्ट ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे अपमूव कंटिन्यू हो सकता है इन BEML। सोनी, एक दर्शक ने सवाल अभी पूछा यूट्यूब पे, जिस पर लगातार इसके हम बात कर रहे थे, राइट्स पे उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या करना चाहिए इस लेवल पे, और धनलक्ष्मी बैंक, इन दोनों स्टॉक्स में देखिए आज हमने देखा राइट्स मजबूत शुरुआत हुई, उसका थोड़ा नीचे आया। धनलक्ष्मी बैंक में थोड़ी खरीदारी देखने को मिली, क्या राय होगी आपकी? जी, राइट्स में अगर आपने थोड़ा सा ऊपर से आज दबाव तो है, 760 का रेजिस्टेंस है, क्रॉस कर नहीं पाया है, बट आई सपोज कि बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है नहीं। आप इसको होल्ड कीजिए, डिप में आप इसको एवरेज कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टिल 650। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वॉलेटाइल दिखा सकता है, बट 650 का अच्छा सपोर्ट है। सो आप 650 तक होल्ड कीजिए इसको। एंड दूसरा जो स्टॉक आपने कहा है धनलक्ष्मी बैंक, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक काफी अच्छे से एक सिंगल अप ट्रेंड पे जा रहा था, और वहां से कोई अभी तक प्रॉफिट बुकिंग या एग्जॉशन की चांसेस या इंडिकेशन है नहीं। बट स्टॉक का जो सपोर्ट अभी बन के आ रहा है वो 50 पे आ रहा है। सो मेरे ख्याल से आप इसको होल्ड कीजिए, 50 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। डेफिनेटली 58 59 के रेंज पे भी जा सकता है। ठीक है, मैंने एक सूची फिर से तैयार कर ली है। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 मिनट और आपके सवाल ले लूँ। आपका पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे ऐसे दर्शक, प्यारे दर्शक हैं कि जैसे मैंने थोड़ा सा ही कहा कि आप अपने सवाल भेजिए, आपने झड़ी लगा दी सवालों की। कुछ ने भी इसको देखा तो वो भी हैरान हो गए, और मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के फटाफट से आंसर दे दूँ, और हम कुछ और शेयर भी होंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस के बीच में ना एक मेरा क्वेश्चन भी है, लास्ट में मैं भी अपना एक सवाल पूछूंगा, और मैं अपने सवाल सोनी से पूछा करूंगा। सोनी, एक सवाल मेरा भी होगा, हाँ, लास्ट में वो मेरा शेयर भी है, मैं भी एक व्यूअर की तरह ही आपसे आके पूछूंगा। कुछ मेरे को जरा स्पीड से बताओ कि 2 शेयर मैं आपसे पता करता हूँ, SJVN, IRCTC। अब आप सवाल और ना भेजिए कृपा करके, वरना ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, 10 बजे तक ही हम सवाल ले पाएंगे, है ना। SJVN और IRCTC जरा 2 चेक कर लो कुछ। क्योंकि SJVN में आज प्रॉफिट बुकिंग है, मेरे हिसाब से इसे थमने दें थोड़ा सा नीचे और स्टॉक को आने दें, करीब 125 के आसपास मिलेगा तो इसमें बेशक बाइंग बनती है। ओवर हीटिंग हो गई थी, इसीलिए आप ये प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, बट अभी भी अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। 125 के आसपास मिले तो आप फिर से बाय करके चले। दूसरा स्टॉक आई थिंक आपने IRCTC मेंशन किया था, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक अच्छी रैली आई है, अब कंसोलिडेशन में चला गया है। रेलवे में आपके पास और अच्छे विकल्प हैं, टेक्स रेल, रेलटेल जैसे इरकॉन, IRFC। तो मेरे सबसे IRCTC को फिलहाल अवॉइड करके चलें। एक क्विक अपडेट दे दूं, हमने जो सुबह स्टॉक्स डिस्कस किया था श्रीराम फाइनेंस, इसका टारगेट 1 तो अचीव हुआ ही था। हमने अब साथ में बात की थी BLS इंटरनेशनल की 410 के पहले टारगेट के लिए, वो भी हिट हुआ है। तो जिन व्यूअर्स ने सुन के लिया हो, अब 418 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें बने रहे, 405 को अपना स्टॉप लॉस बना दें। बढ़िया, BLS इंटरनेशनल पे भी लगाइए जरा टारगेट हिट, दूसरा टारगेट था ये भी लग गया है सर का।
और पहला शेयर था श्रीराम फाइनेंस, इसलिए सभी मेहमानों से है, देखिए इतने सारे शेयर्स हैं ना डिस्कशन करने के लिए, आप अपने शेयर्स खुद ही बता दीजिए, हमारे टारगेट लग गए, हम फटाक से ले लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है लेने में और कोई काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। खुश, आपने दोनों शेयर्स अच्छे से बताए। अब कपिल जरा आप 2 शेयर जल्दी से चेक करना, थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दे दो आप, NMDC और अवंती फीड्स। जी, एनएफडीसी का बेसिकली मोमेंटम ट्रेड स्टार्ट हुआ है, पिछले 3-4 दिन से मूव कर रहा है, तो वो अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस जो लेवल है 221 का है, तो 227 का रेजिस्टेंस है, तो वहां तक उसकी मोमेंटम चेस हो सकती है। तो 6 से 7 रुपए की यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल रही है एनएफडीसी में। और अवंती फीड्स जो हम यहाँ पे देखते हैं, अवंती फीड्स एक अच्छा मूवमेंट आया था और अभी करेक्टिव डिक्लाइनिंग मोमेंटम है, लेकिन करेक्टिव डिक्लाइनिंग मोमेंटम आप अगर वहां से अभी तक रिवर्सल साइन हमें नहीं देखने मिल रही है तो इसको होल्ड किया जा सकता है। अगर 505 का लेवल ब्रीच करता है तो काफी ज्यादा चांस होगी कि स्टॉक प्राइस फिर से 500 460 के लेवल के यहाँ पे आए और वहां पे फिर से बाय की अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है। स्पीड से 2 शेयर आपके पास बता रहा हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और DCB बैंक, जरा जल्दी जल्दी बताइए सोनी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, DCB बैंक, दोनों शेयर चेक करो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, DCB बैंक। जी डेफिनेटली डिम्पी जी, डीसीबी बैंक अवॉइड करना चाहिए, यहाँ पे काफी वीक है स्ट्रक्चर। इनफैक्ट अगर 135 134 को ब्रेक करता है तो आपको और भी लो लेवल्स ऑफ 130 पे भी नजर आ सकता है, सो अवॉइड कीजिए इसको। अगर 130 के सपोर्ट के साथ बाय कर सकते हैं तभी जाके आप डिप में कीजिए, बट अभी फिलहाल करंट लेवल से आप अवॉइड कीजिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपने कहा, राइट? यस यस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जी, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र आई थिंक थोड़ा सा बेटर है देन डीसीबी बैंक, तो आप इसको डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी जिन्होंने ले रखी है 52 51 के अंदर काफी मल्टीपल सपोर्ट है, इसको होल्ड कीजिए विद 51 अल्टीमेट सपोर्ट होल्ड कीजिए। ऊपर 57 57.8 के लेवल्स पे भी जा सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है देन आप 60 प्लस लेवल्स पे दिखा सकते हैं। दिनेश गोस्वामी जी, मैं आपका सवाल ले लूंगा। IFC आपका सवाल और मेरा सवाल कॉमन ही है, हम दोनों को एक ही सवाल पूछना है, आप रुको मत, आपका सवाल और मेरा सवाल कॉमन है, आप चिंता मत करो, मैं आपका सवाल अभी लूंगा। आप मेरे को बार बार भेजो, आप भेजते रहो, मेरे को अपना सवाल बार बार याद आ रहा है, आप रुक जाओ, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। अब बस लास्ट 2 शेयर मेरे को लेने, IX और PNB। एक बार कपिल जरा IX और PNB के बारे में आप बता दो बस। IEX से बेसिकली बॉटम रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है और मोमेंटम यहाँ पे कंपैरेटिवली कम रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा है तो इसको टाइम देना पड़ेगा 135 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 160 के अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं, पर ऐसा ऐसे इसको टाइम देना पड़ेगा। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बताया था? बैंक, PNB बैंक। यस यस, PNB जी, DHC बैंक्स में तो अभी अच्छी खासी मोमेंटम चल रही है और मंथली के रेशंस काफी पहले की ब्रीच हो गए हैं। अभी नेक्स्ट बेस्ट जो मैं इसका रेशंस देख रहा हूँ वो 115 पे आ रहा है, स्टॉक अभी 108 पे चल रहा है, तो 6 से 7 रुपए की अपसाइड पोटेंशियल वहां पे देखने मिल सकती है। 6 से 7 रुपए की अपसाइड पोटेंशियल है तो 3 रुपए का रिस्क लेके हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो स्वामी का और मेरा सवाल एक ही है, IFCI के अंदर सोनी क्या किया जाए, और एक शेयर हमने आज सुबह आपके सामने रखा था सुबेक्स, उसके अंदर क्या किया जाए। IFCI का हो गया चलना पूरा या अभी और चलेगा, एक तो ये बता दो, और दूसरा सुबेक्स, ये मेरे और दिनेश गोस्वामी जी का है। दिनेश जी ठीक है, खुश हो आप, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बार पूछ लिया, मेरा भी सवाल आपकी तरह हो गया पूरा। सोनी जी बताइए दोनों शेयर्स के बारे में। आई थिंक IFCI में थोड़ा सा हो गया है मूवमेंट, आप इसको बुक कर सकते हैं, थोड़ा डिप के लिए इंतजार कीजिए, अगर टुवर्ड्स 50 आपको नजर आता है तो ही आप ले सकते हैं। बट सुबेक्स में हम देखेंगे तो सुबेक्स में और भी अभी मोमेंटम बाकी है, सो यहाँ पे आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आज इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है और 38 का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते हैं आपको पोजिशनल तौर पे इसको 40-41 के रेंज पे भी मिल सकता है, बट ये थोड़ा पोजिशनल रहेगा, आप इसको होल्ड कीजिए। 35 स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए, इसको होल्ड कीजिए फॉर 41। थैंक यू वेरी मच। एक शेयर कुछ से मैं पूछूंगा, पिछले हफ्ते चर्चा हुई थी, वहाँ से शेयर में करीब हमको लगता है कि 7-8% की तेजी आ गई थी, और लास्ट टाइम में जब चर्चा हुई तो कुछ ने ये कहा था कि शेयर जब चलता है तो सर्किट लगाता है। टाटा इन्वेस्टमेंट का चार्ट दिखाइए, 23 से ऊपर की तरफ भाग रहा है, अब ये शेयर मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 8% की मजबूती। जब आप ले रहे थे ना सवाल, तो मैं सोचा अब पूछूं, लेकिन व्यूअर्स कहते हैं ना जैसे कि भाव भगवान उन्हीं के लिए तो बैठे हैं, वैसा इसीलिए उन्हीं के लिए तो तो मैंने कहा थोड़ा डिले करते। देखिए इस हफ्ते में हमने पिछले हफ्ते कुछ से ही चर्चा की थी, टाटा इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, कुछ बता दीजिए, वहाँ से तो और चल गया ये शेयर, आज भी तेज दे हाई पे।
बिल्कुल बने रहे। मुझे अच्छे से याद है, इस स्टॉक के बारे में हमने चर्चा की थी। मैंने ये भी कहा था कि इसकी फितरत, इसका बिहेवियर ये है कि लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है और फॉलो थ्रू बाइंग आती है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप देखें कल के एक अच्छे मूव के बाद, कल के भी यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 से 4% का मूव था, उसके बाद आज फॉलो अप में 8 to 9% का मूव है। मुझे लग रहा है मोमेंटम है, जारी रहेगा, अभी भी इसमें बने रहें। अब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 5100 के करीब आ जाना चाहिए। यहाँ से जो मैं ऊपर के लेवल्स देख रहा हूँ वो है 5350 एंड 5500 के। हो सकता है स्टॉक डिप करे, इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो 5100 या 5150 के आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखें। उस लेवल पे निकलेंगे तो भी जिन्होंने नीचे से बाई किया है अच्छा खासा मुनाफा लेके निकलेंगे। तो ज़्यादा शेयर ऊपर जाता जा रहा है, 8.5% की मजबूती देखने को मिली। शेयर अच्छा है, बहुत बेहतरीन है और अच्छा शेयर आपने पता भी किया और सही गेस्ट आपको अच्छे से बता भी रहे उसके बारे में। एक बार आपको ना निफ्टी बैंक निफ्टी वापस से दिखाता हूँ। जो द्वंद्व है ना, जो युद्ध है, जो मनीषी को मैंने भी बताया, वो अभी भी जारी है। 8 पॉइंट ऊपर है सिर्फ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अंदर करीब 70-80 पॉइंट का के आसपास की गिरावट चल रही होगी। अभी 101 पॉइंट की है, ठीक है, देखते हैं। अभी हो जाने दो पक्का, जब तक 45,500 नहीं आता, जब तक 21,800 आता नहीं है, टिक नहीं जाता, 15 से 20 मिनट नहीं होता, कोई सौदा हम ढूंढेंगे भी नहीं, एफर्ट्स भी नहीं करेंगे और छोड़ देंगे बाजार को भी जरा पूरा पक जाने दिए। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने हमको बहुत प्यार दिया इस क्वेश्चंस दे के, और बस मैं ये बोलूँगा कि अब बस करो, नहीं तो फिर रोना ही हो जाएगा अब, और आप सवाल मत भेजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे कहे पे आपने बाड़ लगा दी और ये बता दिया कि कैसे आप हमसे प्यार करते हैं। बहुत शुक्रिया। इम्पैक्ट ड्यूरेबल की डिप देखिए कमजोर लिस्टिंग हुई, इशू प्राइस 230 कमजोर लिस्टिंग मनीष जी इसलिए हो रही है, एक तो देखिए इसका सब्सक्रिप्शन ठीक था, ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन नंबर ख़राब थे। लिस्टिंग में ना मार्केट में कंपनी और उसके बिजनेस के हिसाब से आपका प्राइसिंग क्या बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आईपीओ में क्या ना, अब एक पूरा सिस्टम है कि वो सब्सक्रिप्शन अच्छी हो जाती है, बट लिस्टिंग में सब्सक्रिप्शन के नंबर ज़्यादा काम नहीं कर पाते। सब्सक्रिप्शन शेयर भरने में होते हैं, लिस्टिंग होगी वो हमेशा कंपनी की बैलेंस शीट और गाइडेंस भी होगी, तो ये एक अलग चीज़ है। इसलिए आप थोड़ी सी हल्की सी कमज़ोर लिस्टिंग देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है। देखते हैं अभी क्या होता है, शुरुआती जल्दीबाजी क्या करनी है।